नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, देखिएगा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का बैच आपका प्रारंभ होने जा रहा है। और जिस प्रकार से मैंने आपसे कहा था कि लगभग 5 फरवरी को जो है मैं आप लोगों का बैच प्रारंभ कर दूंगा, और उसी प्रकार से मां शारदे को नमन करते हुए वसंत पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस प्रकार से आप लोगों से मैंने वादा किया था उसी प्रकार से 5 फरवरी से आपका बैच प्रारंभ कर दिया। देखिए साथियों, इस प्रकार से पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल की अगर अपन बात करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के अंदर जो है आपको पता है कि सिलेबस आता है, बहुत लंबा सिलेबस है। और सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स दिए गए हैं उन्हीं चीजों को हमें क्लियर करना चाहिए और उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अधिकतर में बातें और अधिकतर जो टॉपिक है उन पर मैं ज्यादा जोर या फिर ज्यादा विश्लेषण उन टॉपिक्स पर करूंगा जिसमें पिछले एग्जाम के अनुसार जो है, जितने भी पिछले एग्जाम्स आपके हुए हैं उनके पेपरों के अनुसार सवाल पूछने की जो प्रवृत्ति है उन पर मैं सीधा प्रहार करने की बात करूंगा। ठीक है, उससे ज्यादा इधर आसपास की अड़ोस पड़ोस की बातें, हम फालतू बातें नहीं करेंगे। पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहला टारगेट आपका होना चाहिए आपके लिखने की स्पीड। आपकी लिखने की स्पीड बहुत बेहतरीन होनी चाहिए और बहुत तीव्र गति से लिखना है आप लोगों को। ठीक है, और हर लाइन को जो है मैं एक ही बार बोलूंगा मात्र पूरे बैच के अंदर है, यानी कि आज ही की बात नहीं है, एक ही क्लास की बात नहीं है, काफी समय से ही मैं आप इसी चीज पर प्रयास कर रहा था, क्योंकि मैं जीएस वाले बैच में आप लोगों को यही तो बात बता रहा था कि आप लोगों को निरंतर लिखना है। ठीक है, एक बार बोलूंगा उसके बाद दोबारा नहीं बोलूंगा। एक बार अगर सही से सुन लिया तो ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, अन्यथा नहीं सुने तो फिर आगे निकल जाएंगे। लेकिन लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों के लिए है, तो मैं आपकी मुट्ठी में हूं। जैसे आप लोग यूज करना चाहें वैसे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप फिर बार बार पीछे ले जाओगे, फिर आगे लाओगे, फिर पीछे लाओगे, तो इस प्रकार से आप लिखोगे, मुझे पता है सब कुछ। तो सीधा मैं सिलेबस पर बात ना करके, क्योंकि सिलेबस पर अगर अपन बात करेंगे तो एक दो दिन जो है आपके निकल जाएंगे। तो इससे बेहतरीन होगा कि सिलेबस मैंने आप लोगों को पीडीएफ डाल दिया है। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है बीच में तो हम लोग चर्चा करेंगे। सिंपल रूप से हम बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध, यानी कि हमारा जो फर्स्ट पेपर है। ठीक है, जिस प्रकार से ऑप्शनल की बात करते हैं, फर्स्ट पेपर प्रश्न पत्र जो आपका पहला आने वाला है उसके बारे में बताया गया है कि राजनीतिक सिद्धांत एवं भारतीय राजनीति पर बात करेंगे। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत और भारतीय राजनीति, सबसे पहले मैं बात करूंगा भारतीय सिद्धांत या राजनीतिक सिद्धांतों के ऊपर। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे हम भारतीय राजनीति के ऊपर। देखिए, सबसे पहले हम सिलेबस का बंटवारा कर लेते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस को समझ लेते हैं कि सिलेबस क्या कहना चाह रहा है, सिलेबस हमसे पूछना क्या चाहता है, उन बातों पर हम चर्चा कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, सिलेबस आप सभी को मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, ग्रुप में मैंने आप सभी को सेंड कर दिया है। ठीक है, और फाइनल रूप से आप लोगों ने देख भी लिया होगा। चलिए, तो सबसे पहले देखिएगा आप लोगों का बैच प्रारंभ होने जा रहा है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस का बैच हम प्रारंभ कर रहे हैं, और इसी के अनुसार जो है सबसे पहला, यानी कि अगर इसके नाम की अगर अपन बात करते हैं तो नाम क्या है इसका, राजनीति विज्ञान एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध। देखो बेटा, इसके नाम से ही आप लोगों को सिद्ध हो जाएगा राजनीति एवं राजनीतिक विज्ञान आप लिखिएगा, राजनीतिक विज्ञान एवं अंतरराष्ट्रीय, यानी कि बात किसकी कर रहा है ये, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात करने की बात कर रहा है। देखिए बेटा, इस पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल तो होगा, क्योंकि पढ़ना तो इसको पड़ेगा। इसका सिलेबस के बारे में कहा जाता है कि इसकी शब्दावली जो है बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी सिंपल रूप से मैं जो है इसके जितने भी शब्दार्थ के जितने भी अर्थ जो है सिंपल रूप से निकलेंगे उतना निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बाकी आप लोग समझते ही हैं सारी बातें। ठीक है, आप स्वयं भी जानते हैं कि 0 लेवल से हम शुरुआत करते हैं और हमेशा जेड तक हम जाते हैं, तो इसी प्रकार से। तो देखो बेटा, सबसे पहला आपका जो है, यानी कि प्रश्न पत्र पहले के अंदर आपको जो है राजनीति विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, ये तो आपका हो गया पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का सब्जेक्ट का नाम। यहां पर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहा है, पॉलिटिकल साइंस पूछ रहा है, यहां पर अंतरराष्ट्रीय रिलेशन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, देखो यहां से आप लोगों को डबल बेनिफिट है, अंतरराष्ट्रीय संबंध की बात कर रहा है, यानी कि आपको अंतरराष्ट्रीय संबंध भी जो है क्लियर करना है, और वैसे भी आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आप लोगों को अंतरराष्ट्रीय संबंध में जीएस में भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो उसके अंदर भी आप लोगों को अंतरराष्ट्रीय संबंध समझ में आने चाहिए, और इसके अंदर और भी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आने चाहिए कि वर्तमान समय में हमारा जो देश है, इसके आसपास के जो देश है उनके साथ में हमारे विचार कैसे मिल रहे हैं, हम लोग मिलकर कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, यूएस यानी कि पूरी देश जो है, पूरे देश मिलकर क्या काम कर रहे हैं, विश्व स्तर पर हम क्या करने जा रहे हैं, भारत का कहां से कितना संबंध है, भारत को आने वाले समय में किन देशों के साथ में संबंध बनाना चाहिए, किन देशों के साथ में संबंध तोड़ देना चाहिए, है ना, किस पर व्यापार नीति पर हम बात करेंगे, वो सारी चीजें आपको डिटेलली आपको पता होना चाहिए।
डिटेल से आप लोगों को सारी चीजें पता होनी चाहिए अनिवार्य रूप से, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय संबंध, आपको समझ में आया। अब बात करता हूं मैं प्रश्न पत्र पहले की, प्रश्न पत्र 1 जो आपका फर्स्ट पेपर होगा, ठीक है, जिस प्रकार से आप सभी को नंबरों का और समय का तो आपको पता ही होगा, ठीक है। सिंपल से नंबरों पर बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपका समय खर्च नहीं करना चाहता। सीधी बात यह है कि देखो प्रश्न पत्र पहले के अंदर जो है इसके 2 पार्ट है बेटा। प्रश्न पत्र पहले के 2 पार्ट है, ठीक है, जिसके अंदर 2 पार्टों के अंदर इसने क्या पूछा है, पहले पार्ट के अंदर इसने पूछा है कि राजनीतिक सिद्धांत, देखो टॉपिक है यह है आपका राजनीतिक सिद्धांत है। आप बात को समझिएगा, जिस प्रकार से मान लीजिए ये आपकी एक बुक है, क्या है, बुक है, राजनीतिक सिद्धांतों की बात कर रहा है। इसी के आगे इसने पूछा है एवं भारतीय राजनीति, भारतीय राजनीति के ऊपर भी बात करेंगे हम लोग। इसका दूसरा टॉपिक है भारतीय राजनीति, क्लियर है, चलिएगा। अब मान लीजिए ये राजनीतिक सिद्धांतों पर बात कर रहा है, ये भारतीय राजनीति पर बात कर रहा है। एक ही टॉपिक के अंदर दोनों चीजों को पूछ रहा है प्रश्न पत्र पहले के अंदर। प्रश्न पत्र 1 में क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पत्र 1 में पूछा जा रहा है आपसे राजनीतिक सिद्धांत क्या है, भारतीय राजनीति क्या है। राजनीतिक सिद्धांतों के अंदर आपको जो है कुल 10 टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांतों के अंदर कुल 10 टॉपिक दिए गए हैं। उसी प्रकार से जो है यानी कि राजनीतिक विज्ञान के ऊपर जो है उसके ऊपर भी भारतीय राजनीतिक विज्ञान है ना, ठीक है। तो भारतीय शासन व्यवस्था या भारतीय राजनीति जो है इसके अंदर आपको देखिएगा, अब यहां पर आपको 2 चीजें और देखनी है। यहां पर भारतीय राजनीति हो सकता है, भारतीय शासन हो सकता है और इसी के साथ में राजनीतिक भी हो सकता है, ठीक है। तो तीनों शब्दों से आप लोगों को परिचित होना चाहिए, तीनों शब्दों से आपको डरना नहीं है कि ये शब्द क्या है, ठीक है। इन सब का अर्थ एक ही है। यहां पर बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांतों की। सबसे पहले मैं बात करूंगा राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांतों के अंतर्गत जो आपके सिलेबस में दिया गया है उसमें बेटा आपके 10 टॉपिक जोड़े गए हैं। कितने टॉपिक है, 10 टॉपिक, ठीक है। अब 10 टॉपिकों के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उन पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल तरीके से आप लोगों ने पढ़ रखा है लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि आप लोग फिर बाद में कहेंगे कि सर आपने पहले सिलेबस नहीं समझाया और उससे पहले आपने क्लास शुरू कर दी। तो देखिए बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांतों पर। पहला ही टॉपिक आपका है, सिलेबस आप सभी के सामने है, राजनीतिक सिद्धांत आपका है पहला। इसके अंदर इसके अर्थ और उपगामों की बात करनी है हमें, जो कि हम समझना है। दूसरा टॉपिक आपका उसी प्रकार से दे रखा है जिस प्रकार से इसमें दिया गया है राज्य के सिद्धांत। यहां पर राजनीतिक सिद्धांत पूछ रहा है पहले टॉपिक में, यानी कि यूनिट। अब इसको अपन कैसे दर्शाएंगे, जैसे राजनीतिक सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत के मैं 10 यूनिट लेकर चल रहा हूं। क्या लेकर चल रहा हूं, यूनिट 10, यानी कि 10 यूनिट तो जो है राजनीतिक सिद्धांतों की है। और भारतीय राजनीति यानी कि भारत की अगर बात करें, ये तो सिद्धांतों के आधार पर हम बात करेंगे, इसको समझते हैं पहले। भारतीय राजनीति की अगर अपन बात करते हैं तो बेटा इसके अंदर आपके जो यूनिटें हैं वो कितनी यूनिटें दी गई है, 11 यूनिट दी गए हैं। यानी कि 11 लेसन या 11 पार्ट तो आपके किस में है, भारतीय राजनीति में है। और राजनीतिक सिद्धांतों के अंदर आपके 10 पार्ट है, ठीक है। तो 11 और 10 कितने हो गए, 21, ठीक है। यानी कि आपको 21 टॉपिकों पर चर्चा करनी है, किसमें, फर्स्ट पेपर के अंदर। इसके अंदर बेटा फर्स्ट पेपर में आपको 21 जो यूनिट है आपकी उन पर चर्चा करनी है, 21 यूनिटों पर। समझ गए आप लोग। अब आप लोग सोच के चलिए, आप लोग समझ के चलिए कि एक यूनिट का मतलब अगर मैं अनुमानित बताऊं तो लगभग जो है 15 से 20 पेज एक यूनिट का अनुमान है मेरा, ठीक है। सिंपल तरीके से अगर मैं पहली यूनिट की बात करूं तो इसमें फिर भी शॉर्ट है, यानी कि छोटा है, राजनीतिक सिद्धांत और अर्थ एवं उपगामी। इसके पश्चात अगर मैं राज्यों के सिद्धांतों की बात करूंगा या फिर मैं न्याय की बात करूंगा, समानता की बात करूंगा, स्वतंत्रता की बात करूंगा, अधिकारों की बात करूंगा, लोकतंत्र की बात करूंगा, राजनीतिक विचारधाराओं की बात करूंगा, या फिर पश्चिमी जो राजनीतिक चिंतना है उन पर बात करूंगा, या फिर भारतीय राजनीतिक चिंतकों की बात करूंगा, तो इनमें से कोई से भी टॉपिक की अगर मैं चर्चा करूंगा तो लगभग 20 पेज आप अनुमान लगाकर चलिए कि लगभग एक जो टॉपिक है उसमें 20 पेज है। अब 20 पेजों में आपको निचोड़ निकालना है और वो तो मेरी तरफ से 20 पेज है, आपकी तरफ से पता नहीं कितने पेज बनेंगे। वो मेरी तरफ से मात्र कितने, 20 पेज। मेरी तरफ से 20 पेज होने के मतलब है कि आपके लिए 25 पेज है वो, ठीक है। क्योंकि टीचर्स की अगर बात करता हूं, जैसे अगर आप मेरे लिए बात करोगे तो मेरे नोट्सों के लिए मात्र वो 20 पेज है, लेकिन मेरे द्वारा जो चीजें रिसर्च करूंगा, जो चीजें मैं पढ़ूंगा, उन चीजों की अगर अपन बात करेंगे तो लगभग जो है 150 पेज का एवरेज मान के चलिए। 150 पेज को जो है मेरे में 20 पेजों में कन्वर्ट करना है और 20 पेजों में कन्वर्ट करवा के आपको लगभग 20 से 25 पेजों में मैंने आपको लिखवाना है, ठीक है। ये मेरा काम रहेगा।
अब आपको सबसे पहली बात और कोचिंग करने का सबसे बेनिफिट तरीका यही है और सबसे यूजफुली बात यह है कि आप लोग कोचिंग करते हैं। अब आप लोग सोचते हैं कि यार ऑप्शनल की तैयारी मैं खुद भी कर सकता हूं। बिल्कुल खुद कर सकता है, लेकिन खुद को मेहनत बहुत करनी पड़ती है। खुद को मेहनत करने के लिए जितने भी स्रोत है उनको ढूंढना होता है। स्रोतों के अंदर आपको एक किताब, कोई भी भारत के अंदर आज तक राजनीतिक विज्ञान की कोई भी एक ऐसी किताब, मैंने हर साइट पर जाकर मैंने हर बुक सेलर से बात की है। यहां तक मैंने मुखर्जी नगर के बहुत सारे मनोज बुक डिपो वालों से मैंने बात की है, और भी बहुत सारे बुक डिपो है राजस्थान के भी हैं, उनसे भी मैंने बात की है कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए अगर कोई पर्सनल बुक है तो बता दीजिए आप लोग। तो उन्होंने साफ कहा है कि सर पर्सनल बुक नहीं है, यानी कि आपको बुक बैंक मिल जाएगा जिसके अंदर आपको प्रश्न पत्र मिल सकते हैं, लेकिन पर्सनल बुक आपके लिए नहीं होगी। बाकी अगर आप खंडों में ले जाए तो बहुत सारे राइटर्स की बुक है, वो आप ले जाइए और आपके हिसाब से आप ढूंढ लीजिए। यहां तक मुझे जहां तक लगता है, लोग कहते हैं पॉलिटिकल साइंस पर्याप्त है लक्ष्मीकांत की अगर आप पढ़ेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि लक्ष्मीकांत की जो बुक है वो पर्याप्त है। अगर सिंपल से एग्जाम्स की मैं बात करता हूं, जो कि अन्य एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स की अगर अपन बात करें तो उनमें बहुत यूजफुली है लक्ष्मीकांत की बुक। ठीक है, अन्य एग्जाम्स आप पीसीएस का दीजिए या फिर मेंस आप लिखिए, उसमें भी आप लोगों के लिए यूजफुली है, बाकी अगर आप उसको पढ़ते हैं तो। ठीक है, लेकिन ऑप्शनल के लिए आपको ये सारी चीजें नहीं एकत्रित करनी है। साफ तौर पर मैं कह रहा हूं, मेरी तरफ से कोई भी बुक लाने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर रखे हैं, अगर आप बैच ज्वाइन कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का, तो मैं आपको कुछ नहीं लाने के लिए बोलूंगा। मात्र मैं आप लोगों को एक ही सलाह दूंगा कि आप लोग जो है 3 कॉपी आप ले आएगा, 3 बुक आप ले आइएगा। और 3 बुक का एवरेज, काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर मुझे एवरेज बता दीजिए कि आप 3 बुक्स जो है किस प्रकार की लानी है और कितनी मोटी लानी है। ठीक है, तो उसी प्रकार से मैं आप लोगों को एक अनुमान बता देता हूं। अभी मेरे सामने जो है, मेरे पास आपके पास जो है, आप इसी प्रकार की 2 बुक्स लेकर आते होंगे। ठीक है, एक तो ये होता है जो कि फोल्डिंग वाला होता है। ठीक है, तो फोल्डिंग वाली बुक अगर आप लेकर आते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी अच्छे पेज आते हैं और ये काफी मोटी बुक आती है, जिसमें से ये, यानी कि अगर आप बात करेंगे तो 120 या 100 या 150 रुपए वाले लेकर आएंगे तो इसमें पर्याप्त काम हो जाएगा। आपको बुक लेकर आनी है 3, या तो आप ऐसी ला सकते हैं, या फिर मेरे पास एक दूसरी बुक और है जिसके अंदर में इस प्रकार की किताब है, यानी कि इस प्रकार की बुक्स आप लेकर आते होंगे। ठीक है, यानी कि ये कॉपियां हैं। ठीक है, इसको आप कॉपी बोलते हैं। तो ये भी आप पर्याप्त जो है 100-150 रुपए की जितनी भी आती है वो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको सबसे बेहतरीन बुक जो है, इसमें आपको फोल्डिंग वाली जो बुक है वो ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये नोटबुक जो है आप लोगों के लिए पर्याप्त होगी। और इसमें लगभग आपको 150 से 100 के बीच की रेंज की आपको लेनी है, इससे ज्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि इससे मोटी आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप 150 से लेकर अगर 100 के बीच की भी लेते हैं तो बहुत अच्छी बुक आ जाएगी मेरे हिसाब से। बाकी आप आपके क्षेत्र के हिसाब से, जो भी आपका जो सेलर होता है, बुक सेलर, उससे वहां पर जाइए और आप बात कर लीजिए, आपके हिसाब से अनुमान आपको लगाना है। लगभग आपको 21 यूनिट आपको प्रश्न पत्र पहले में पढ़नी है। अब आप खुद अनुमान लगा लीजिए कि 21 यूनिट आपको पढ़नी है, यानी कि 21 यूनिट अगर आपको पढ़नी है तो मान लीजिए एक में अगर आप 20 पेज भी लेकर चलते हैं तो आप इससे इंटू कर लीजिए। ठीक है, और इंटू करके आप लोग जितने पेज बनते हैं उतने आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी मोटी बुक लेनी है। लेकिन 3 बुक आपको लानी है। प्रश्न पत्र 1 के लिए आपको एक बुक लानी है, प्रश्न पत्र 2 के लिए आपको एक दूसरी बुक लानी है, प्रश्न पत्र तीसरे के लिए, यानी कि अब आपको पता होगा कि तीसरा प्रश्न पत्र नहीं है, लेकिन तीसरा क्वेश्चन बैंक आपको बनाना है। मैं किसी भी बाजार से, किसी भी मार्केट से कोई भी बुक लाने की आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, और ना ही आप लोगों को जरूरत है। अब मैं आपको जो है तीसरी बुक लाने के लिए बोल रहा हूं, उसके अंदर आप लोगों को क्या करना होगा, उसके अंदर आपको आंसर राइटिंग करनी है। आंसर राइटिंग आप लोग किस प्रकार से करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। जिस प्रकार से उस बुक के अंदर हम एक काम करेंगे, वो काम ये होगा कि जितने भी पिछले क्वेश्चन, यानी कि जितने भी प्रश्न पत्र अब तक हुए हैं, उनमें से पिछले क्वेश्चन जितने भी बने हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। वो प्रश्न आपको मैं उसमें लिखवाऊंगा। ठीक है, और दूसरा ये होगा हमारा उसमें काम कि जो आने वाले समय में जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जिनकी संभावनाएं हैं, उन पर हम बात करेंगे। ठीक है, और तीसरा फायदा आपको जो है, तीसरा काम जो आपको इसमें करना है वो ये करना है कि मैं आपको क्लास के लास्ट में सवाल लिखवा कर जाऊंगा और उसका आंसर आपको उस बुक में लिखना है। ठीक है, वो आपके हिसाब से आप लिख सकते हैं। आप वो रफ कॉपी भी ला सकते हैं, इस प्रकार की कॉपी भी ला सकते हैं। ठीक है, या फिर आप क्वेश्चन जो है अलग में भी लिख सकते हैं, उसमें भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको जो है उसमें रफली काम नहीं करना है। जब भी आपको कोई भी सवाल आंसर राइटिंग करना है, आज के बाद में जब भी आपको लिखना है, जब भी आपको पढ़ना है, तो आपको फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। याद रखना, मेंस ऑप्शनल जब भी आप तैयार करें, फॉर्मेलिटी नहीं लिखनी है।
फॉर्मेलिटी के तौर पर आप लोग कई बार जो ऐसे करते हैं, 2 पेज इधर लिख दिया, 2 पेज उधर लिख दिया, 2 पेज वहां से ले लिया, या फिर कोई छोटी कॉपी ले लिया उसमें लिखकर छोड़ दिया, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं करना है। इसमें जो भी चीजें लिखनी है, जो भी आपके विचार है, जो भी आपकी अभिव्यक्ति है, वो मात्र एक कॉपी में सीमित होनी चाहिए और एक कॉपी के अंदर आपकी वो मिलनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि वही चीजें आपको बार बार रिवाइज करने का मौका मिलेगा और वही चीजें आपको एग्जाम क्लियर करने में यूजफुली रहेगी। क्योंकि अगर आप अलग अलग जगह उन चीजों को लिख कर रखेंगे तो शायद आपकी विचारधारा, जो आपकी शब्दावली है, उसको आप कभी समझ ही नहीं पाओगे। शब्दावली को समझने का तात्पर्य यह है कि आपको शब्दावली अच्छे से समझना है, किस सब्जेक्ट की किस प्रकार की शब्दावली होती है। पॉलिटिकल साइंस की जो शब्दावली है उसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानना है, बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत डीपली आपको उसको समझना है। तो उसके लिए आपको एक अलग से बुक बनानी है, उसके अंदर मैं शब्दार्थ का अर्थ भी आपको कभी कभी बताऊंगा, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी मैं उसी में लिखवाऊंगा, ठीक है। तो आप वो लोग एक कॉपी एक्स्ट्रा लेकर आइएगा, ठीक है। 2 कॉपियां आपको लानी है, वो अलग बात है, चलेगा। तो ये तो हो गए आपके प्रश्न पत्र पहले की यूनिट, ठीक है। तो पहले यूनिट के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है प्रश्न पत्र पहले के अंदर, क्योंकि मैंने आपको सारी चीजें जो है भेज दी है। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो एक बार मैं पढ़कर आपको सुना देता हूं। देखो, जिस प्रकार से मैंने, इस प्रकार से आप सिलेबस भी निकलवा सकते हैं, है ना। और अगर आपके पास सिलेबस अवेलेबल नहीं है तो मैंने आपको जो पीडीएफ भेजा था उसका भी आप प्रिंट निकलवा सकते हैं आपके पास में, अगर ई मित्र की दुकान है तो वहां से, ठीक है। नहीं तो अगर आप आपके हाथ से लिखेंगे तो और भी बेहतरीन होगा, ठीक है। आपके हाथ से भी आप लिख सकते हैं। एक भी टॉपिक और एक भी पॉइंट हम इसमें नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। सारी चीजें हम पढ़ेंगे। क्लास का शेड्यूल आप लोगों को पता ही होगा। क्लास का शेड्यूल ये रहेगा, 2 या 3 दिन की आपकी छुट्टी होगी, 2 या 3 दिन में आपको एक क्लास मिलेगी, ठीक है। वैसे जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी मैं आपको क्लास देने की कोशिश करूंगा। क्लासों का टाइम और वेटेज यही रहेगा कि लगभग मुझे हर क्लास में मेरा एक ही टारगेट रहेगा कि लगभग या तो मैं आधा टॉपिक कंप्लीट करूंगा या फिर मैं किसी क्लास में पूरा टॉपिक भी कंप्लीट करूंगा। मेरा ये उद्देश्य रहेगा। आप लोगों को अभी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है, सर क्लास कब दोगे, क्लास कैसे चल रही है, बस आपको यह बताना है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। बाकी क्लास को लेकर आप लोगों को चिंतित नहीं होना है, सिलेबस को लेकर आपको चिंतित नहीं होना है। सिलेबस कंप्लीट मुझे करवाना है, मैं करवाऊंगा, ये जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। केवल आप लोग इतनी सी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप लोग इतनी सी जिम्मेदारी ले लीजिए कि आप लोग अपना काम समय पर करें, ठीक है। चलिएगा, तो एक बार मैं पढ़कर सुना देता हूं। राजनीतिक सिद्धांतों की बात करें, 2 यूनिटों में आपको बांटा गया है इसको। राजनीतिक सिद्धांतों को अलग है, भारतीय राजनीति अलग है। राजनीतिक सिद्धांतों पर देखिए बेटा, पहला टॉपिक है आपका जिसमें राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में बात की गई है। इसमें अर्थ और उपगामों को समझेंगे कि अर्थ और उपगाम क्या है इसके, ठीक है। इसके बाद में दूसरा टॉपिक है आपका जिसके अंदर राज्य के सिद्धांतों पर बात करेंगे। राज्य के सिद्धांतों की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको जो है उदारवादी, नव उदारवादी, ठीक है, मार्क्सवाद, बहुवादी, ठीक है, पश्चिम उपनिवेशवाद एवं नारी अधिकारवाद के बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा टॉपिक है आपका न्याय। न्याय के बारे में अगर अपन बात करें तो देखिए इसके अंदर जो है रोल का न्याय का सिद्धांत है, उनके बारे में बात करेंगे विशेष संदर्भ में, यानी कि न्याय के संप्रत्यक्ष और समुदायवाद समालोचक भी करेंगे, यानी कि किस प्रकार से प्रभावित करता है न्याय, किस प्रकार से दिया जाता है, उन पर बहुत डीपली बात करेंगे। इसके पश्चात आपका चौथा टॉपिक है जिसके अंदर बात की गई है समानता। समानता किन आधारों पर दी जानी चाहिए, देखिएगा सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक समानता एवं स्वतंत्रता के बीच का जो संबंध है उसका सकारात्मक कार्यों पर भी हमें बात करनी है। यानी कि अगर मैं स्पष्ट शब्दों में कहूं तो ये आपका राजनीतिक सिद्धांत वाला जो टॉपिक है वो आपके भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना जिसको आप कहते हैं उस पर पूरी तरीके से डिपेंड है। अगर आप उन चीजों को याद रखते हैं तो आपको सिलेबस आपको याद रहेगा। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस जो ऑप्शनल का है वो आपको 100 से 100% आपको याद करना है और याद रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये टॉपिक याद नहीं रहेगा तो आपको पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पढ़ने का कोई भी हक और अधिकार नहीं है। दोनों पेपरों का जो आपके प्रश्न पत्र है, ठीक है, वो किसी प्रकार से पूछे जाए उन पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है सिलेबस आपको याद करना है, ठीक है। आप याद करिए या फिर इसको मुझे रटिए या फिर आप कुछ भी करिए, मुझे पता नहीं है, बल्कि मैं जहां भी जिस टॉपिक में बात करूंगा जब भी मैं आपको लिखवाऊंगा तब आप लोगों को उस टॉपिक याद होना चाहिए कि यह टॉपिक हमारे सिलेबस का है या नहीं। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात यह है, आपको जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट होता है, जिस प्रकार से राजनीतिक सिद्धांत, अर्थ एवं उपगामी समाप्त हो गया, इसके पश्चात कॉपी में बिना कहे आप लोगों को 2 पेज छोड़ना है।
दो, बिना कहे जब भी अगला टॉपिक जिस प्रकार से राजनीतिक सिद्धांत, अर्थ और जो उपगामी है वो टॉपिक आपका समाप्त हो गया। इसके बाद में राज्यों के सिद्धांतों पर हम बात करेंगे, यानी कि यूनिट सेकंड की जब हम बात करेंगे तो यूनिट फर्स्ट के पिछले जो 2 पृष्ठ है, यानी कि इस प्रकार से 2 पृष्ठ आपके जो होते हैं, ये 2 पृष्ठ आपको खाली छोड़ने हैं, यानी कि मिलाकर कितने हो गए, 4 पृष्ठ हो गए। ठीक है, वैसे ये एक प्रश्न पत्र के लिए होता है, लेकिन यानी कि एक क्वेश्चन अगर आप हल करेंगे तो 4 पेज भर जाएंगे, लेकिन मैं इसके अंदर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करूंगा, जो कि अंतिम समय में हम लोग काम करेंगे और बीच बीच में भी हम काम करते रहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से इसमें शब्दावली आएगी, यानी कि जैसे मैं आपको राजनीतिक सिद्धांत बताऊंगा, राजनीतिक सिद्धांतों की अगर कोई चीज मुझे लगती है कि ये आगे वाले जो टॉपिक है, जिस प्रकार से लोकतांत्रिक है, राजनीतिक विचारधाराएं हैं और पश्चिमी राजनीतिक चिंतकों की बात कर रहे हैं, तो इनमें से अगर मुझे किसी की परिभाषा या किसी शब्दावली के बारे में पता चला कि ये उससे मिलती जुलती है, तो मैं आपको वहीं पर उसको ऐड करवाऊंगा। दूसरी बात, जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, उन पर भी हम बात करेंगे। बाकी मैं शब्दावली जो है उनको ऐड कराऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हल करवाने की जो प्रक्रिया है वो आपके लिए मैंने अलग कॉपी बना दी है। ठीक है, तो कॉपी नंबर 3 के अंदर वही काम होगा। कॉपी नंबर फर्स्ट के अंदर आपको फर्स्ट पेपर करना है, कॉपी नंबर सेकंड में आपको सेकंड पेपर करना है। ठीक है, चलिएगा। इसी प्रकार से देखिए 5वां टॉपिक है आपका अधिकार। अधिकारों के बारे में बताया गया है कि अर्थ और सिद्धांतों को समझाना है पहला टॉपिक इसका। ठीक है, इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के अधिकार होते हैं, मानव अधिकार के जो संकल्प होते हैं उनके बारे में विचार करने हैं। इसके बाद साथ जो छठा टॉपिक है आपका, उसमें बात की गई है लोकतंत्र की। लोकतंत्र के अंदर जो है आपको क्लासिकल और समकालीन जो सिद्धांत है वर्तमान समय में और जो गुजर चुका काल है उसमें जो सिद्धांत है उन पर हम बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद में लोकतंत्र के विभिन्न मॉडल जो है, प्रतिनिधित्व जो है, उन पर बात करेंगे। सहभागी और विरामसम को शब्दों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसके पश्चात 7वां जो आपका है उसके बारे में बताया गया कि शक्ति और प्राधान्य और विचारधारा और वैदिक जो वैदिक यानी कि जो कानून की जो विचारधारा है, जो संकल्पनाएं हैं, उनके ऊपर बात करनी है। इसके बाद 8वां टॉपिक है आपकी राजनीतिक विचारधारा है। राजनीतिक विचारधाराओं के अंदर बात करूं मैं तो देखिएगा, यानी कि उदारवाद होता है, समाजवाद होता है, मार्क्सवाद होता है, फासीवाद होता है, गांधीवाद होता है और नारी अधिकारवाद भी है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वैसे ये राज्यों के अधिकार होते हैं, राज्यों का जो सिद्धांत है उन पर भी इस टॉपिक की चर्चा करेंगे, लेकिन राजनीतिक विचारधाराओं के अंदर इसकी अलग तरीके से हम विवेचना करेंगे, विश्लेषण करेंगे। ठीक है, चलिए। इसके पश्चात 9वां टॉपिक आपका है, जिसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारतीय राजनीतिक चेतनाओं के बारे में बात करना है। भारतीय राजनीतिक चेतनाओं के अंदर जो है हमें धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं बुद्ध परंपराओं के ऊपर हम बात करनी है। इसी के बाद में सर सैयद अहमद खान के बारे में हमें बात करनी है और श्री अरविंद के विचार हमें जानना है, M.K. गांधी के विचार हमें जानने हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के राय और वचन जानने हैं। इसी के साथ में जो आपके एक व्यक्ति और है जिनका नाम है M.N. राय के बारे में भी आप लोगों को सारी जानकारी पता होनी चाहिए, तो इन पर हम बात करेंगे। इसके पश्चात आपकी 10वीं यूनिट है। 10वीं यूनिट के अंदर आपका सिलेबस दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि पश्चिमी राजनीतिक चिंतना। ठीक है, तो पश्चिमी राजनीतिक जो चिंतनाएं हैं उन व्यक्तियों के बारे में चिंता करेंगे, जैसे प्लेटो है, अरस्तु है आपका, ठीक है, मैकियावेली है, उसी प्रकार से आपका हबुस है, लोकी है, जॉन है, एम मिल है, मार्क्स है और ग्रिम्स है और इसी प्रकार से हनी है, अरंट है। ठीक है, तो इनके बारे में भी हमें चर्चा करनी है, इनके भी विचारधाराएं हमें समझनी है। पॉलिटिकल साइंस के जनक और ये जो माने जाते हैं, ठीक है, तो इनका योगदान रहा है कहीं ना कहीं भारतीय राज्य व्यवस्था में भी। अगर बात करें तो हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था है, इसका भी प्राचीन समय से इतिहास के बारे में अगर आपको पता चलेगा तो आप लोग भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये किस समय की बात की जा रही है। लेकिन जब आप इन चीजों को पढ़ेंगे तब चलकर आपको पता चलेगा कि न्याय शब्द का उदय कहां से होता है, स्वतंत्रता शब्द का उदय कहां से होता है, समानता का उदय कहां से हो रहा है, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, इसके सिद्धांत क्या है, किन आधारों पर होता है, इन सारी चीजों पर आपकी राजनीतिक विचारधाराएं क्या है उन पर आपको पता चलेगा। क्योंकि जिस काल में, जिस समय आप जी रहे हैं, जिस संविधान के अधिकार आप लोग बात करते हैं कि किसी का अधिकार का हनन कर देना है ना, और किसी व्यक्ति को अधिकार दे देना, किसी को न्याय दिलाना, किसी को स्वतंत्र रखना, ये जो शब्दावली का जो आप प्रयोग कर रहे हैं, इनका उदय कहां से होता है, इनके पीछे किन व्यक्तियों का हाथ है, इन चीजों के बारे में पता भी तो होना चाहिए ना आप लोगों को। ठीक है, जिस प्रकार से आज हम भारतीय इतिहास पढ़ते हैं, भारतीय इतिहास के अंदर आप लोगों को पता है कि किस प्रकार से किन किन चीजों का योगदान रहा है कि भारतीय इतिहास लिखने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ी है। ग्रंथावलियों की पड़ी है, वंशावलियों की पड़ी है, शिलालेखों की पड़ी है, मृत भांडों की पड़ी है, सिक्कों की पड़ी है और भी अन्य चीजें हैं जिनके बारे में भी इतिहास की पड़ी है। बहुत सारी चीजें हैं,
शिलालेख है, ठीक है, मृदभांडे है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, औजार है, पत्र है, इन सब चीजों से हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है इतिहास कैसे बना, हमारा इतिहास किस प्रकार का था। तो उसी प्रकार से लोकतंत्र शब्द का इतिहास क्या है, समानता का अर्थ इतिहास क्या रहा है, न्याय का अर्थ क्या रहा है, तो उन चीजों पर हमें बात करनी है। समझ में आ गया? क्लियर? फर्स्ट यूनिट आपकी क्लियर है, जिसके अंदर देखो इसका जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट के अंदर आपकी 10 पॉइंट्स है, ठीक है, और 10 यूनिट्स आपकी जो है कंप्लीट हो गई है। अब बात करेंगे भारतीय राजनीतिक शासन राजनीतिक के ऊपर, यानी कि सेकंड यूनिट की बात करूंगा बेटा मैं। सेकंड यूनिट के अंदर आपके 11 टॉपिक्स दिए गए हैं। अब 11 टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ये तो आपको बहुत आसान लगेगा। क्यों? क्योंकि ये भारतीय शासन और राजनीतिक से संबंधित है, क्योंकि इनमें से आपको काफी सारे टॉपिक्स जो है आपने पढ़ रखे हैं, इसलिए यहां पर मैं काफी सारे टॉपिक्स जो हैं उनको मैं छोड़ता चलूंगा और मैं आपको बता दूंगा कि ये टॉपिक मैंने वहां पर पढ़ाए हैं, ठीक है। क्लासें हालांकि मैं उन चीजों की भी प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है, और जहां तक मुझे लगता है कि जिन चीजों को हमने उसमें छोड़ रखा है या फिर जिन चीजों को हमें विस्तार चाहिए होगा वो अपन इस चीज में भी काम करेंगे। यानी कि मेरी तरफ से आप लोगों को एक भी शब्द, एक भी सिलेबस का एक भी लाइन का डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। भले से समय मेरे को कितना लग जाए, लेकिन मैं आप लोगों के साथ में कभी भी बेईमानी नहीं करूंगा। मेरी इतनी ईमानदारी और ये इतना सा आप मेरा व्यक्तित्व की पहचान मानिएगा कि मैं आप लोगों के साथ में कभी धोखाधड़ी नहीं करूंगा। मैं आपको साफ कह दूंगा कि बेटा ये टॉपिक आपका छूट गया है, अगर आप चाहे तो और जगह से पढ़ सकते हैं या फिर आप कहीं से भी इसका जुगाड़ कर लीजिए, बाकी मैंने ये नहीं पढ़ाया है। बल्कि मैं सिलेबस के साथ में कभी दगा नहीं करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और ये शिक्षा जो है ये हर किसी मां सरस्वती की जो वाणी है हर किसी पे विराजमान नहीं होती है। और दूसरी बात, ये जो शिक्षा है, ये बुद्धि जो होती है, ये हर किसी को नहीं मिलती है। तो इसका एक अर्थ है कि झूठी का प्रयोग कम करे और झूठ का सहारा कम ले तो बेहतरीन होता है, क्योंकि मां सरस्वती बुद्धि का प्रयोग ज्यादा करने के लिए कहती है, झूठ का सहारा कम लेने के लिए कहते हैं। तो झूठ का सहारा आपको लेना नहीं है। तो एजुकेशन में आप लोग जानते हैं इस चीज को, लेकिन हम वर्तमान समय में यही है, दुनिया में झूठ के सिवाय और कुछ नहीं चल रहा है। लेकिन आपके साथ ऐसा कभी नहीं होने वाला, ठीक है। भले ही आप लोग मेरे साथ झूठ का या छल कर जाएं, लेकिन मैं आपके साथ कभी नहीं करूंगा। ये अपना इतना सा विश्वास मेरे ऊपर रखना आप लोग। चलिए बेटा, भारतीय शासन एवं राजनीति के ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा टॉपिक है आपका भारतीय शासन या राजनीति या राजनीतिक या राजनीति, ठीक है। देखो 3 शब्द है यहाँ पर, भारतीय, राजनीति में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, शासन में यानी कि वही चीज है, राजनीतिक ये भी वही चीज है, ठीक है। बस शब्दावली का फर्क है, वही चीजें मैं फिर कहूंगा और फिर बार बार आप लोगों को दोहराऊंगा कि वही बातें हैं जो चीजें मैं आपको हमेशा बताता हूं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसकी पहली यूनिट है जिसके अंदर मैं आपको एक बार पढ़कर सुना देता हूं, फिर बाद में आप लोगों के पास सिलेबस है वैसे, लेकिन फिर भी एक बार पढ़कर सुनाना मेरा दायित्व है और मेरा कर्तव्य बनता है कि आप लोगों को पता चले, ताकि आप लोग अगर आप चाहें तो प्रिंट निकलवा सकते हैं। लेकिन इससे बेहतरीन मैं एक चीज मानता हूं, प्रिंट से अच्छा है कि आप जो कॉपी बनाएंगे फर्स्ट कॉपी, उसकी यूनिट के सिलेबस जो है उसी यूनिट के अंदर जो है उसी यूनिट के अनुसार प्रश्न पत्र ऊपर लिखकर, उसका समय लिखकर, उसके कितने अंक है वो लिखकर, उसका योगदान लिखकर, और फिर उसके पश्चात अगर आप आपके हाथ से अगर आपकी कॉपी में सिलेबस लिखते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जैसे ही आप कॉपी खोलेंगे तो आपका क्या मिलेगा, सबसे पहले आप सिलेबस पढ़ेंगे। सिलेबस पर अगर आपकी नजर जाएगी तो आपको हमेशा चिंता रहेगी कि हाँ यार मेरा सिलेबस इतना कंप्लीट हुआ है, इतना नहीं हुआ है, ये टॉपिक मुझे आते हैं, ये नहीं आते हैं, तो उन पर भी आपका विचारधारा जानी चाहिए और आपके विचार उस पर भी जाएंगे। समझ में आई बातें? तो ये चीजों का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोग प्रिंट भी निकलवा कर लाते हैं तो आप इधर उधर फेंक दोगे या फिर वो कहीं पर एक तरफ चिपकी रहेगी कमरे में, या फिर आपको कहीं पर मिलेगी नहीं कभी कभार, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। मेरा कहने का मतलब यह है, जो क्लास मैं आपको दे रहा हूं, जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, जो चीजें मैंने आपको भेज दी है ऑलरेडी, तो उनमें से भी आप लिख सकते हैं। तो आराम से आप सिलेबस का मेंशन करिए, उसमें आराम से टॉपिक डालिए, यूनिट डालिए और उसके पश्चात आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। और रही बात चेक करवाने की, नोट्स अगर आपको चेक करवाने हैं, आपको कॉपी अगर सेंड करनी है, जो भी चीजें आपको तैयार करे हैं वो भी अगर आप सेंड करना चाहते हैं, आपके ग्रुप की पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल वाले जो ग्रुप है इसकी परमिशन कभी मेरे द्वारा बंद नहीं की जाएगी, है ना। और अगर आप गलत चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहली शर्त आपकी यही है कि आप गलत चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी अगर आप जो भी चीजें नोट्स जब भी आप बनाते हैं, जब भी आप तैयार करते हैं, आपको ग्रुप में सेंड करना है, ठीक है। ये जिम्मेदारी आपकी है, चेक करना मेरा कर्तव्य है। मैं आप उस मेरे हिसाब से कभी भी चेक करके आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। रिप्लाई पर्सनल दूंगा, ग्रुप में रिप्लाई कोई नहीं दूंगा। बाकी आप लोगों के लिए मैं परमिशन बंद नहीं करूंगा, ठीक है। चलो
चलिएगा, अब भारतीय शासन एवं राजनीति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसका पहली यूनिट है जिसके अंदर हमें भारतीय राष्ट्रवाद पर बात करना है। भारतीय राष्ट्रवाद के अंदर देखिएगा हमें क्या क्या पढ़ना है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना है, राजनीतिक कार्य नीतियां पढ़नी है, संविधानवादों से जन सत्याग्रह के बारे में बात करनी है, असहयोग आंदोलन के बारे में बात करनी है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उस पर हम बात करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन पर बात करेंगे, उग्रवादी एवं क्रांतिकारी आंदोलन इन पर हम बात करेंगे, किसान एवं कामगारों का आंदोलन इन पर हम बात करेंगे। लेकिन इन सबको मैं आधुनिक भारत के इतिहास में कंप्लीट डीपली पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि से तथा हिस्ट्री की दृष्टि से मैं आपको पढ़ा दूंगा। इसलिए मुझे ये यूनिट का ये टॉपिक इतिहास में ही कंप्लीट करना है, क्योंकि इतिहास में अगर मैं इन चीजों को कंप्लीट करूंगा तो शायद आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा और मैं इसमें इस टॉपिक को नहीं पढ़ाऊंगा, याद रखना। इसके पश्चात दूसरी बात क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की परिप्रेक्षा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की परिप्रेक्षा की बात करेंगे, जिसके अंदर देखो उदारवादी उदारवादी, समाजवादी एवं मार्क्सवाद और उग्र मानवतावाद एवं दलितों के बारे में बात करेंगे भारत की दृष्टि से। इससे पहले हम पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे भारत की केवल, ठीक है। तो भारत के अंदर भी आपको जो है उदारवादी, समाजवादी, मार्क्सवादी और उग्र मुनिवादी ये विचारधारा जो है उनके बारे में चर्चा करनी है। चलो, इसके पश्चात देखिएगा दूसरा टॉपिक आपका है, यानी कि दूसरी यूनिट आपकी है, वो क्या कहती है कि भारत के संविधान का निर्माण, भारत के संविधान के निर्माण के बारे में समझाना है। और निर्माण की प्रक्रिया जो है ब्रिटिश सरकार से शुरू होती है, यानी कि आपको जो मैंने एक्ट जो पढ़ा रखे हैं पॉलिटिकल साइंस में पहले, वही एक्ट जो है आपको यहाँ पर मिलेंगे, काम आएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी इन पर हम देखिएगा इतिहास में पढ़ाऊं मैं या फिर पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाऊं या कहीं भी मैं आपको इन टॉपिकों को पहले पढ़ा रखा हूं, लेकिन मैं इतना सा काम आप लोगों के लिए करूंगा कि मेंस की दृष्टि से, ऑप्शनल की दृष्टि से जो चीजें हैं, जो चीजें उनमें मैंने पढ़ाई नहीं है वो चीजें मैं इनमें कवर करूंगा और साथ ही में इनकी जो शब्दावली है इसका अर्थ आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके मन में ये नहीं रहे कि सर ने समझाया नहीं, ठीक है, और ये पढ़ाया नहीं, ये चीजें छूट गई है। क्योंकि मुझे पता है विद्यार्थियों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। विद्यार्थी एक जिज्ञासु प्राणी होता है, मानव एक जिज्ञासु प्राणी होता है, लेकिन विद्यार्थी के अंदर जो जागरूकता होती है वो जिज्ञासु की प्रवृत्ति होती है, उसकी उग्र प्रवृत्ति होती है कि उसमें जागरूकता होनी चाहिए। और ये स्वाभाविक बात है, अगर विद्यार्थी जीवन में अगर आप में जागरूकता नहीं है, आप सवाल नहीं पूछ सकते सामने वाले से, तो फिर आपकी विद्यार्थी रहने का कोई फायदा नहीं है। और साथ ही में आपका शिक्षा ग्रहण करने का भी कोई औचित्य नहीं है अगर आप सामने वाले से सवाल नहीं पूछ सकते तो, ठीक है। चलिएगा, इसके पश्चात देखिए तीसरा टॉपिक आपका है, जिसके अंदर भारत की संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर बात करेंगे। अब प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, प्रस्तावना पर बात करेंगे बड़े डीपली, मौलिक अधिकारों पर बात कर चुके हैं, मौलिक कर्तव्यों पर हम बात कर चुके हैं। इससे पहले नीति निर्देशांक तत्व और उनके सिद्धांत पढ़ने हैं, वो आपको मैंने पढ़ा दिए हैं। इसके पश्चात देखिएगा संसदीय प्रणाली एवं संशोधन प्रक्रिया, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। न्याय पुनर्लोकन एवं मूल जो संरचना और जो सिद्धांत है संविधान का, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिएगा, इसके पश्चात चौथा टॉपिक देखिएगा। इसका चौथा टॉपिक के अंदर दो टॉपिक इसने लिखे हैं, जिसमें एक में आपको संघीय सरकार के अंग पढ़ना है, एक में आपको राज्य सरकार पढ़नी है। संघीय सरकार के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कार्यपालिका पढ़ेंगे, विधायिका पढ़ेंगे और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, और उसके विचारक जो भूमिकाएं होती है, वास्तविक कार्य प्रणाली क्या होती है, उनके बारे में बात करेंगे, जो हम पॉलिटिकल साइंस में पहले डीपली पढ़ चुके हैं, ठीक है। वैसे फिर भी बात कर लेंगे, आप चिंता मत करो। राज्य सरकार के प्रधान अंग, ये टॉपिक आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। देखिएगा, इसके अंदर कार्यपालिका, विधायिका और उच्च न्यायालय की जो विचारक भूमिकाएं जो है उन पर हम बात करेंगे, वास्तविक कार्य प्रणाली क्या होती है, क्योंकि राज्य के अंदर भी आपको डीपला पढ़ना है और डीपली आप लोगों को चर्चा करनी है, तो वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो, इसके पश्चात देखो पांचवी यूनिट के अंदर आपका क्या लिखा हुआ है, आधारिक लोकतंत्र। आधारिक लोकतंत्र के अंदर देखिएगा पंचायती राज एवं नगर शासन के बारे में पढ़ना है। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन का महत्व समझाना है, और साथ ही में आधारिक जो आंदोलन हुए हैं उनके बारे में भी हमें बात करनी है। इसके बाद में देखो छठा टॉपिक इन्होंने दिया है, वो लिखा है कि सर्वाधिक संस्थाएं और आयोग जो बनते हैं उनकी कहानी सुनाना है। उसमें देखो कौन कौन से आयोगों के बारे में चर्चा करनी है, निर्वाचन आयोग जो कि आपके मतदान करवाता है, नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षण के बारे में बात करनी है। इसके बाद में वित्तीय आयोग के बारे में बात करनी है, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बात करनी है, जिसकी तैयारी आप करके एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हो, उसको भी आपको डीपली से पढ़ना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जातियां और जातीय आयोग पर हम बात करेंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग पर हम बात करेंगे, और राष्ट्रीय महिला आयोग पर बात करेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर बात करेंगे, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग पर हम बात करेंगे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आपको पॉलिटिकल साइंस में मुझे पढ़ाना है, वैसे जीएस के अंदर भी
लेकिन अगर मैं उसको जीएस के अंदर ही डीपली पढ़ा देता हूं तो शायद इधर पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य है और मेरा काम रहेगा कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊं, ठीक है। तो मैं इन टॉपिक्स के साथ में कोई भी समझौता नहीं करूंगा जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। बाकी मैं जो चीजें पढ़ा चुका हूं मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ये तो मैंने आपको पहले भी कहा है, ठीक है। तो इस जो प्रश्न पत्र जो सेकंड वाला जो सेकंड यूनिट है आपकी फर्स्ट पेपर की, उसके अंदर मुझे बेनिफिट होने वाला है और वो भी बहुत ज्यादा, साथ ही में आपको भी होना है क्योंकि आप लोगों ने वो चीजें पहले पढ़ रखी है, लेकिन आपको दोबारा लिखना पड़ेगा, ठीक है। बस फर्क इतना है। चलो इसके बाद में देखो सातवां लिखिए, संघीय राज पद्धति के बारे में बात करेंगे, संविधान के उपबंध पढ़ेंगे, केंद्र राज्यों के संबंध यानी कि आपसी संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे, क्या संबंध है, क्या बदलाव का स्वरूप है, क्या बदला जा सकता है, ठीक है। एकीकरण की प्रवृत्ति और क्षेत्रीय अक्षांशों के बारे में, अंतर राज्यों के विवाद जो हो जाते हैं आपस में उनको निपटाने के लिए क्या करना चाहिए, उसका क्या ढांचा होना चाहिए, उन पर बात करेंगे। आठवां आपका टॉपिक है जिसमें योजना आर्थिक विकास, योजना और आर्थिक विकास पर हमें बात करनी है। अब योजना और आर्थिक विकास में देखो कहां से चर्चा करनी है, नेहरूवाद एवं गांधीवाद, परिप्रेक्षिक योजनाओं की भूमिका एवं निजी क्षेत्र, हरित क्रांति, भूमि सुधार, कृषि संबंध, उदारीकरण, आर्थिक सुधार। अब बताइए ये टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट नहीं करवाया क्या? इसमें मैंने दो ही टॉपिक आपको नहीं पढ़ाए हैं, मात्र एक तो नेहरूवाद विचारधारा और एक गांधीवाद विचारधारा, इनके परीक्षण के बारे में नहीं बताया है। बाकी मैंने आपको जो सारी बातें हैं भूमि के निजी क्षेत्रों में देना, ये चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है। हरित क्रांति मैंने इकोनॉमी में पढ़ाई, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई, इतिहास में भी मैंने आपको पढ़ाई। इसके पश्चात भूमि सुधार, कृषि उपबंधों पर बात करें तो वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। उदारीकरण और आर्थिक सुधार जो है वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। समझ में आई क्लियर बात? ठीक है, तो इनमें से मैंने लगभग जो है लगभग 80% टॉपिक्स तो जो है जिनको मैंने आपको पढ़ा चुका हूं पहले ऑलरेडी, ठीक है। चलिएगा आगे देखो, अब देखिएगा आपका 9वां पॉइंट है, 9वीं यूनिट है जिसके अंदर बात की गई है भारतीय राजनीति में जाति, धर्म और नील जातियों के बारे में जो भेदभाव, आपसी राजनीति, फूड्स राजनीति जो करते हैं उनको कैसे मिटाया जा सकता है, उन पर हम बात करेंगे, ठीक है। चलो 10वां देखो, दल प्रणाली। दल प्रणाली यानी कि संगठनों का निर्माण कैसे हुआ, कैसे दल बनते हैं, उन पर बात करेंगे। उसमें देखिएगा राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों पर बात करेंगे, दलों के वैचारिक एवं सामाजिक आधारों पर बात करेंगे और बहुलिदीय राजनीतिक का स्वरूप पढ़ेंगे। इसके बाद में दबाव समूह, निर्वाचन आचरण की प्रवृत्ति पढ़ेंगे और विधायकों के बदले सामाजिक आर्थिक स्वरूप भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि किस प्रकार से विचारधाराएं बदल जा रही है, लोग किस प्रकार से जो है आकर्षित हो रहे हैं, लोग किस प्रकार से अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं, लोगों के अंदर कितनी समझ विकसित हुई है, उन पर हम बात करेंगे। इसके पश्चात आपका 11वीं यूनिट का फर्स्ट पेपर की 11वीं यूनिट है आपकी, जो कि लास्ट है, सेकेंड यूनिट की लास्ट यूनिट है आपकी। 11वीं के अंदर सामाजिक आंदोलनों के बारे में बात कर रहा है। सामाजिक आंदोलनों के अंदर जो है नागरिक स्वतंत्रता और मानव अधिकार आयोग और महिला आंदोलन और पर्यावरण आंदोलन, इन पर बात करनी है मुख्य रूप से। यहां से ह्यूमन आंदोलन जो है वो भी आएगा और पर्यावरण आंदोलन, ये दो आंदोलनों में से एक सवाल कन्फर्म आपका आएगा, ये मैं लिख के दे सकता हूं 100%। दोनों से संबंधित सवाल पूछा जाएगा मेंस एग्जाम ऑप्शनल में, आप चाहे कुछ करिए या मत करिए। 2023 के एग्जाम में आपको ये सवाल देखने को मिलेगा और 2022 के एग्जाम में भी आपको इनमें से कुछ सवाल जो है देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये भी तैयारी कर चलिएगा। अगर आप नहीं मानते हैं तो देख लेना, पेपर आने वाला है। चलो अब बात करेंगे, ये हो गया आपका प्रश्न पत्र जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे प्रश्न पत्र सेकंड पर, ठीक है। अब प्रश्न पत्र सेकंड को हम एक दूसरे नजरिया से देखते हैं। पहले जिस प्रकार से मैंने आपको फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस समझाया, जो चीजें मैंने समझाई है, इस पर मैं बहुत सारी डिटेल से आप लोगों से काम करवाना चाहता हूं और मैं स्वयं भी इस पर काम करूंगा। मेरे पास पर्याप्त समय नहीं रहता है, उसके पश्चात में मैं समय निकालकर इस पर काम करूंगा। लेकिन देखो बेटा, इसमें आपको लोगों को जो है एक आपकी मुख्य भूमिका ये भी रहती है, आपके शिक्षक की हो या फिर आप हो, आप दोनों में से यानी कि दोनों व्यक्तियों की ये भूमिका होती है कि पेपर का पैटर्न जो है वो तो समझ में आ गया, सिलेबस समझ में आ रहा है कि ये चीजें पढ़नी है, लेकिन सिलेबस पैटर्न के जो आधार पर जो पिछले पेपर्स है उनको अगर आप लोग देखते हैं, आपका शिक्षक अगर आप उन चीजों को देखता है, आपका टीचर जो है उन चीजों को अगर विश्लेषण कर आता है तो उसको इस चीज का अनुमान होता है कि शायद सवाल यहां से बनते हैं। अब सर्वाधिक वेटेज में जिस पॉइंट से सवाल बार बार बन रहे हैं उस यूनिट को आप लोगों को थोड़ा डीपली पढ़ना है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है और उसमें आपको ये चीजों का विश्लेषण भी मैं कर दूंगा
कि बेटा इस यूनिट के अंदर से ये सवाल इस साल में बना था और ये सवाल इस प्रकार से बना था और इसका आंसर इस प्रकार से देना चाहिए था, और आने वाले समय में इसमें क्या कमी दिख रही है या फिर किसकी तरफ ये इशारा कर रहा है, तो आने वाले समय में भी आपका पेपर कैसा बन सकता है। तो उन बातों का भी अगर आप लोगों को अनुभव प्राप्त करना है तो आपको पेपर विश्लेषण करना जरूरी है। ठीक है, वो आपका शिक्षक का ही काम नहीं है। आपका शिक्षक तो उस चीजों को पहले ही पढ़कर आता है, क्योंकि वो तो जिम्मेदारी है उसकी, वो जिम्मेदारी करना निभाना पड़ेगा। अगर उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, अगर वो नहीं पढ़कर आएगा तो उसको कुछ पढ़ा ही नहीं सकता वो सामने आकर, क्योंकि उसको पता ही नहीं है क्या अनुभव है, यानी कि एक्सपीरियंस कहां से आता है व्यक्ति में। जब आप पढ़ोगे उन चीजों को, पेपरों का विश्लेषण करोगे, तब आपको सारी चीजें पता चलेगी कि हाँ यार सवाल यहाँ से बार बार पूछ रहा है, इसकी सवाल पूछने की प्रवृत्ति ये है कि वर्तमान समय का स्वरूप ये जोड़ देता है इसके अंदर, या फिर ये प्राचीन समय से जोड़कर पूछ रहा है, या फिर ये उस समय की विचारधारा पर बात कर रहा है। तो ये वेटेज आपको पता चल जाना चाहिए। ठीक है, तो आपका शिक्षक को भी इस चीजों के बारे में पता होता है, बल्कि आप लोगों को भी अगर अनुभव प्राप्त करना है तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी वैसे मेरी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, फिर आप लोग हो ही सही मेरे साथ क्या दिक्कत है मुझे। चलिए अब बात करते हैं बेटा हम प्रश्न पत्र सेकंड की। ठीक है, तो देखिएगा प्रश्न पत्र सेकंड पहला आपका कंप्लीट हो गया है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को प्रश्न पत्र फर्स्ट जो है कंप्लीट रूप से आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो बेटा प्रश्न पत्र फर्स्ट को जो है इसने जो है मतलब इसके अंदर भी जो है इसने दो भागों में बांट दिया। अब देखो दो भागों में बांटा इसने। अब इस पर ये बात करेगा तुलनात्मक राजनीति तथा अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर। अब जिस प्रकार से मैंने आपको सिलेबस में नाम लिखवाया कि अंतरराष्ट्रीय संबंध, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अंतरराष्ट्रीय संबंध की फर्स्ट पेपर में तो कोई चर्चा ही नहीं है भाई। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट पेपर में चर्चा ही नहीं की मैंने, क्योंकि फर्स्ट पेपर में इसका संबंध नहीं है, इसका मूल्य ही नहीं, इसका पता ही नहीं है। अब बेटा सेकंड पेपर के अंदर क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय संबंध सर्वाधिक पूछता है, और अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है आप लोगों के लिए कितने यूजफुली है शायद आप लोग नहीं जानेंगे, लेकिन अगर आप मेंस के पेपर उठाकर देखेंगे तो शायद आप लोगों को पता चल जाएगा कि अगर इस पेपर को अगर मैं हल करता और मुझे अंतरराष्ट्रीय जो संबंध है उनके बारे में पता होता, आईआर के बारे में मुझे पता होता, तो शायद मैं इससे बेस्ट उत्तर और इससे बेहतरीन नंबर प्राप्त कहीं नहीं कर पाता। इतना अच्छा मजा आएगा आपको। अंतरराष्ट्रीय संबंध आपको बहुत डीपली पता होना चाहिए, लेकिन मुझे खुले में आपको पता होना चाहिए, आपको अपडेट रहना चाहिए, और अपडेट रहने का मतलब है कि आपको अंतरराष्ट्रीय संबंध पता होना चाहिए। अगर आप अपडेट रहते हैं पॉलिटिकल साइंस को लेकर, तो अपडेट रहने का सीधा तरीका है अंतरराष्ट्रीय संबंध आपको पता होने चाहिए। जैसे ही आपको अंतरराष्ट्रीय संबंध पता चलेंगे, आप ज्योग्राफी का दृष्टिकोण बदल लेंगे, इकोनॉमी का दृष्टिकोण बदल लेंगे, पॉलिटिकल साइंस का दृष्टिकोण बदल लेंगे। यहां तक मेरे विचारधारा है कि आप आधुनिक भारत के इतिहास की भी बात करते हैं, और आधुनिक भारत के इतिहास में वर्तमान समय का इतिहास में जो है कभी कभार जो है मध्यकालीन इतिहास से, आधुनिक इतिहास से जो है वर्तमान समय का स्वरूप जोड़कर सवाल पूछे जा रहे हैं। वर्तमान समय का ट्रेंड यही है, सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उसका आंसर आप इतने बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि आपको अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में पता है कि इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है, इसके नेगेटिविटी प्रभाव क्या है, इसके वर्तमान समय के स्वरूप कैसा होना चाहिए, किस सेक्टर में इसको डिजाइन किया जाना चाहिए था, ये चीजों के बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय संबंध भी आपको बहुत डीपली पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। चलो अब सेकंड पेपर है आपका, जिसके अंदर तुलनात्मक राजनीति एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध इसका नाम है। तो सेकंड पेपर का क्या नाम है बेटा, तो सेकंड पेपर का आपका नाम है तुलनात्मक। किसकी बात कर रहा है, सीधा सीधा लिख रहा है कि तुलनात्मक बात करनी है भाई साहब, इससे नीचे तो कोई बात ही नहीं करनी है, हमें तुलनात्मक बात करनी है। ठीक है, तो तुलनात्मक राजनीति एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध ठीक है। चलो अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि तुलनात्मक राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंध। अब तुलनात्मक राजनीति की बात कर रहा है भाई साहब, ये तो सुना ही नहीं। अगर जिन विद्यार्थियों के पॉलिटिकल साइंस अगर 12th में रही है, 11th 12th में अगर आपने पॉलिटिकल साइंस ली है, तो जाहिर सी बात है कि तुलनात्मक के बारे में आपने कहीं ना कहीं अध्ययन किया होगा। अगर आपके पास है तो बताइए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। बाकी अगर आपने ग्रेजुएशन भी किया है, तो ग्रेजुएशन की बुक्स में तो शायद मुझे लगता है कि ये सेकंड ईयर की जो बीए जो सेकंड ईयर अगर आप लोग करते हैं पॉलिटिकल साइंस से, तो उन लोगों को ये चीजें पढ़ाई जाती है तुलनात्मक अध्ययनों के बारे में, और उस पर जो है एक दो विचारकों की विचारधारा है। लेकिन 12th की क्लास के अंदर जो है इसको मैंने देखा है,
12th क्लास की एनसीईआरटी बुक में भी ये चीजें दी गई है और उसमें तुलनात्मक अध्ययन की बात किया है, उसने केवल इतनी नहीं दिया है विस्तार से, लेकिन फिर भी उसने बहुत अच्छी चीजें लिखी है भारत की दृष्टि से अगर अपन पढ़ते हैं तो, ठीक है। लेकिन अपन बात करेंगे अलग चीजों पर। देखो बेटा, यहां पर बात करनी है आपको तुलनात्मक राजनीति एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध, इसका सेकंड पेपर होता है आपका, ठीक है। पहला पेपर आपका राजनीतिक विज्ञान का हो गया, दूसरा पेपर आपका तुलनात्मक राजनीति एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध हो गया, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इन पर। तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण एवं अंतरराष्ट्रीय राजनीति, इसकी पहली यूनिट आपकी जो है वो मैं 2 यूनिटों में इसको फिर बांट कर आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं फिर आप लोगों से बता रहा हूं। देखो दोबारा से ध्यान से सुन लेना, मैं हर सिलेबस का जिस प्रकार से इतिहासकारों ने इतिहास को समझने के लिए अलग अलग भागों में बांट दिया था, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ठीक है, उसी प्रकार से मैं भी सिलेबस को इसलिए बांट देता हूं क्योंकि उसको समझा जा सके। तो बेटा देखो, सिलेबस को जो है इन्होंने भी, जो एग्जामिनर है, जो सिलेबस सेट करने वाले हैं, उन लोगों ने भी सिलेबस को डिसाइड किया है, वैसी बात नहीं है, उन्होंने भी बंटवारा किया है ताकि विद्यार्थी के समझ में आए और खुद भी समझ सके उस चीज को। बेटा इसका पहला टॉपिक है और इस पहले टॉपिक में इसने बताया है कि देखिएगा तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण एवं अंतरराष्ट्रीय राजनीति समझाइए भाई। विश्लेषण एवं अंतरराष्ट्रीय राजनीति, अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर बात करने के लिए कह रहा बेटा। अब देखो नाम कितना बड़ा है, तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण एवं क्या करना है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति को जानना है आप लोगों को कि वर्तमान समय में विश्व में क्या चल रहा है, उन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसको समझते हैं एक बार। इसके अंदर जो है आपकी कितनी यूनिट दी गई है बेटा, तो इसके अंदर आपकी यूनिट दी गई है बेटा 11। कितनी यूनिट दी गई है आपको, 11 यूनिट है बेटा इसमें, कितनी, 11, और 11 को हमें चर्चा करनी है। इसके पश्चात दूसरी बात कर रहा है ये, जो कि यूनिटें दी गई है 8 यूनिट है उसमें, जो कि भारत और विश्व दोनों का संबंध पूछेगा है, भारत एवं विश्व। अभी आप लोग डिसाइड करना कि फर्स्ट पेपर टफ है या सेकंड पेपर टफ है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा। इसके अंदर जो यूनिटें आपकी है, इस यूनिटों के अंदर बात की गई है 8 यूनिटों में। 8 यूनिटों में इसको बांटा गया है, भारत और विश्व के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, वो भी तुलनात्मक अध्ययन, यानी कि विश्व में क्या चल रहा है, भारत में क्या चल रहा है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। लेकिन वैसे नहीं, जैसे अमेरिका में बाढ़ आ रहा है, अमेरिका में तूफान आ रहा है तो भारत में नहीं आ रहा है, उन चीजों पर बात नहीं करनी है। यहां पर बात की गई है अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में, यानी कि राजनीतिक हलचल क्या चल रही है, कहां पर मुद्रा का, डॉलर, यानी कि इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में व्यापार, वाणिज्य, कृषि, ये सब चीजें उसमें आ जाएगी। लेकिन फिर राजनीति में क्या आएगा भाई, अब आप लोग कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि अब देखो अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है हमारे कई तरीके के होते हैं। इसको एक बार समझा देता हूं मैं आपको सिंपल तरीके से, ज्यादा हिंट नहीं दूंगा, ज्यादा थोड़ी सी हिंट दे देता हूं क्योंकि आप समझदार है, आप समझ जाएंगे मेरे हिसाब से। देखो बेटा, राजनीतिक की बात करें या फिर जो विश्व में जो चल रहा है उसकी बात करें, विश्व में देखो एक तरफ तो हमारे को जो है ज्योग्राफी की दृष्टि से अगर अपन बात करते हैं तो क्षेत्रीय विवाद आपको नजर आएगा। क्या आएगा, क्षेत्रीय विवाद। क्षेत्रीय विवाद एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर अगर आप ज्योग्राफी की दृष्टि से पढ़ेंगे तो वो ज्योग्राफी का टॉपिक बन जाएगा, है ना। मान लीजिए ऐसा है टॉपिक, अगर आप ज्योग्राफी की दृष्टि से पढ़ते हैं तो वो ज्योग्राफी का टॉपिक बन जाएगा। अगर आप उसको पॉलिटिकल साइंस की इश्यूज से पढ़ते हैं तो वो पॉलिटिकल साइंस की तरफ झुक जाएगा। अगर आप उसको इकोनॉमिक तरीके से पढ़ते हैं कि यहां पर इन चीजों का उत्पाद होता है, इन पर खनन है, तो वो इकोनॉमी की तरफ झुकाव दिखा देगा। अब यहां पर एक समस्या खड़ी हो जाती है, विद्यार्थी को करना क्या चाहिए, विद्यार्थी के समझ में नहीं आता है कि टॉपिक मेरा है या नहीं है, लेकिन आपको हर टॉपिक में राजनीति के बारे में पता होना चाहिए। हर टॉपिक में, अंतरराष्ट्रीय संबंध में, जैसे भी जो रिलायंस घाटी है उसके अंदर भी विवाद चला, क्या चाइना के बीच में और भारत के मध्य में विवाद चला, क्या उसका संबंध क्या लिख कर आया, उसका निचोड़ क्या निकल कर आया, ये चीज का पता होना चाहिए। अब भाई साहब वो तो ज्योग्राफी की दृष्टि से है, ज्योग्राफी की दृष्टि से हमें पता है कि हिमालय पर्वत की चोटियों में है वो क्षेत्र ऐसा है, लेकिन इकोनॉमिक स्रोत की दृष्टि से अगर अपन बात करें तो इकोनॉमिक दृष्टि आपको पता होना चाहिए कि वो हमारे लिए क्यों यूजफुल है, वहां पर कौन से पेड़ है, वहां पर कौन से फल फ्रूट आता है, या फिर वहां पर कौन सी भूमि हमारी दबी हुई है जिसके कारण हमें उससे बेनिफिट है। इकोनॉमिक दृष्टि से वो बात है। दूसरी बात, राजनीतिक दृष्टि से क्या होता है, राजनीतिक दृष्टि का मतलब होता है कि एक विशेष क्षेत्र अधिकार होता है हमारा। जैसे राजाओं के पास क्या होता था बेटा कि उनकी सीमाएं होती थी कि मैं इस क्षेत्र का राजा हूं, क्या होती है, विशेषताएं होती थी। उसी प्रकार से वर्तमान समय में देश के पास में, राष्ट्रों के पास में, ठीक है, तो क्या होती है, अपना क्षेत्र का विस्तार की जो सीमाएं होती है वो क्या होती है, बटी हुई होती है।
तो ये जो दूसरा इशू आपका निकल कर आ रहा है, तो राजनीतिक दृष्टि से ये सीमा के अंदर प्रवेश करने वाले राजनीतिक इशू निकल कर आ रहा है। यानी कि राजनीति के अंदर, यानी कि हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा शोषण हो रहा है। तो हमें हर टॉपिक को, पॉलिटिकल साइंस लेने वाले विद्यार्थी को हर टॉपिक को किस दृष्टि से पढ़ना है, राजनीतिक विज्ञान की दृष्टि से। अगर आप किसी मित्र के साथ बैठकर चाय भी पी रहे हैं तो वहां भी आपको राजनीतिक दृष्टिकोण से सोचना है। क्या सोचना है कि ये व्यक्ति मेरा क्या बेनिफिट या क्या लाभ उठाएगा। बेनिफिट और लाभ किस में आ गया, इकोनॉमिक स्रोत में आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं, अब भाई इस व्यक्ति को मेरी कहां जरूरत पड़ सकती है, जरूरत पड़ सकती है, यानी कि किस बात कर रहे हैं अपन, क्षेत्र या इलाके की बात कर रहा है। जरूरत पड़ेगी तो उसको आप ज्योग्राफी में बांट दीजिए। अब टॉपिक क्या बचा, दो टॉपिक मैंने बताया, किसको कहां जरूरत पड़ रही है मेरी, वहां पर मुझे याद करेगा। इस व्यक्ति को मेरे से नुकसान क्या है, फायदा क्या है, तो इकोनॉमी का टॉपिक हो गया। अब राजनीति की बात क्या हो गई, कोई व्यक्ति आपके सामने बैठकर चाय पी रहा है, आपके साथ में आपसे मीठी बातें कर रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक टॉपिक छुपा हुआ है। तो आपको उससे क्या संबंध हो सकता है, राजनीतिक संबंध के आधार पर अगर आप तुलना करेंगे उस व्यक्ति से, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट निकल आएंगे। क्या निकल कर आएंगे, आपके पास नेगेटिव विचार भी आएंगे और पॉजिटिव भी आएंगे। पहली बात, ये व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचता है कि शायद मैं इसकी मदद करूंगा। पहली बात, मदद करूंगा, यानी कि किसका आ गया, पॉलिटिकल इश्यूज आ गया, क्योंकि ये व्यक्ति मेरे से क्या कर रहा है, पहले मुझे रिश्वत दे रहा है चाय पिलाकर, ताकि मैं इसकी मदद कर सकूं। पॉलिटिकल इश्यू निकल गया ना इसमें। इसी प्रकार से हर टॉपिक के अंदर आपको पॉलिटिकल इश्यू निकालने हैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अंदर। घर में चाय खाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक एग्जाम्पल दिया हूं मैं सिंपल तरीके से। ठीक है, बाकी आप लोगों को इन चीजों का ध्यान रखना है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध में इकोनॉमी की तरफ किधर झुकना है, ज्योग्राफी की दृष्टि से किधर झुकना है, पॉलिटिकल साइंस अपन को मतलब नहीं है, ज्योग्राफी इकोनॉमी से कम मतलब है हमें, मतलब वहां पर भी है भाई, क्योंकि वो हमारे जीएस के भाग है। जीएस में भी आपको अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ने पड़ेंगे, उसमें भी सवाल मेंस के अंदर इकोनॉमी से संबंधित बनते हैं। सवाल इकोनॉमी से संबंधित बनेगा, जिसे पूछ लिया गलवान घाटी में क्या संबंध है भाई, बताओ क्या अंतरराष्ट्रीय के ऊपर, यानी कि किस प्रकार से भारत के हास, यानी कि भारत की इकोनॉमी पर हास हो रहा है, या भारत की इकोनॉमी को बेनिफिट हो रहा है, उससे नुकसान हो रहा है या लाभ हो रहा है। अब आपको कमेंट करना, अब आपको देना है आंसर। अब आप आंसर कैसे दोगे बताओ, क्योंकि आपको पता है तभी तो दे पाओगे ना। लेकिन हमें ज्यादा जोर किस पे देना है, राजनीतिक पर, क्योंकि हमारे 3 सब्जेक्ट है, तीनों का विश्लेषण हमें अंतरराष्ट्रीय संबंधों में करना आना चाहिए। और अगर यही चीज है जो विद्यार्थी को टीचर के द्वारा नहीं बताया जाना चाहिए, यही बात सबसे मेन है जो एक शिक्षक के द्वारा बच्चों को नहीं बताई जाती है। क्यों नहीं बताई जानी चाहिए, इसमें एक दुख वाली बात होती है। दुख ये होती है कि जैसे मैंने आपको बता दिया, अब जैसे भी कोई राजनीतिक इशू आएगा, सीमा विवाद आएगा, या कोई और इशू आ गया, घुसपैठिया आ गया, या कोई भी अंतरराष्ट्रीय संबंध, किसी के साथ में संबंध टूट गया, किसी के साथ में बन गया, किसी के साथ में व्यापारिक संबंध खत्म हो गया, किसी के साथ बन गया, या कोई और भी समस्या आ गई, तो अब आप लोग मेरा सिर दर्द बन गए, ये मानो। क्यों, क्योंकि गलती किसने की है, इकोनॉमी की दृष्टि से समझाना किसने बताया, मैंने। ज्योग्राफी से दृष्टि है मैंने आपको, पॉलिटिकल साइंस की नजरिया से समझने के लिए किसने कहा, मैंने। जबकि टीचर इन चीजों को क्या रखता है, सिक्योर रखता है, सिक्योरिटी के तहत रखता है कि ये चीजें विद्यार्थी को नहीं बतानी चाहिए। क्यों नहीं बतानी जानी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी को अगर इन चीजों का पता चल गया तो फिर वो टीचर के साथ में क्या करता है, वो उसी को बताता है। लेकिन मेरे साथ में, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि विद्यार्थी से कोई बात छुपाई नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर मैं यही चीज आपसे छुपाऊंगा तो फिर आप समझ ही नहीं पाओगे उस चीज को, क्योंकि मैं खुद फिर मेरी रोटी सेकने से मुझे क्या मतलब है, बताओ। यही बात होती है राजनीति के अंदर, यानी कि कोई का सामने वाले का बेनिफिट नहीं देखती राजनीति को वोट चाहिए, वो अपना बेनिफिट देखती है। तो ये टीचर और स्टूडेंट के बीच की बात होती है, लेकिन ये ऐसा संबंध हमारे साथ में नहीं है, क्योंकि हम लोग साथी है। टीचर और स्टूडेंट मेरे साथ में नहीं है, मेरे साथ मेरे साथी है, मेरे छोटे भाई बहन है, मेरे बड़े भी भाई बहन है मेरे साथ में, तो मैं उनके साथ में ऐसा कभी भी नाइंसाफी नहीं कर सकता। इसलिए मैं हर चीज खुलकर बताता हूँ, चाहे फिर बाद में मुझे खुद को पछताना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें पछताने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं मैं खुद पढ़ाता हूं, और ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध में आपको पढ़ाना चाहता था, और अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है मैंने आपको तीनों सब्जेक्टों में, तीनों आधारों पर मैं आपको समझाऊंगा, और मैं एक ही बार में तीनों सब्जेक्टों को तीनों बार क्लियर कर दूंगा एक ही टॉपिक में। ठीक है, तो ये बेनिफिट है मेरे को। चलो अब बात करते हैं बेटा इस पर। चलो तो देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय समझ में आ गया किस प्रकार से हमें तुलना करनी, किस प्रकार से हमें अध्ययन करना, ये चीज आपकी क्लियर हो गई है ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो बेटा, इसके अंदर आपकी कितनी यूनिट दी गई है, 11 यूनिट। अब 11 यूनिटों पर हमें बात करनी है। सबसे पहले अब मैं 11 यूनिट की जो पहले टॉपिक है वो मैं आपको पढ़ेगा सुना रहा हूं, ध्यान से सुना आप लोग।
तुलनात्मक राजनीति, पहली टॉपिक दिया इसने तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति पर इसने पूछा है कि स्वरूप और प्रमुख उपगाम क्या है उसके भाई। दूसरी बात इसने पूछी कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था एवं राजनीतिक समाजशास्त्री परिप्रेक्षा, परिप्रेक्षा क्या है, तुलनात्मक प्रक्रियाओं की सीमाएं क्या होती है, और इन सब का विश्लेषण करके सबका मसाला बना के एक ही बार सब्जी डालना है, सब्जी के अंदर आपको डालना है। तुलनात्मक राजनीति समझ में आ गया, ये सारी चीजें आपको घोलमेल करनी है। दूसरा टॉपिक आपका है तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में राज्य, राज्य के अंदर पूंजीवाद और समाजवाद दोनों की बात कर रहा है। यहां पर देखो यूपीएससी का जो आपका पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शनल का सेकंड पेपर जो है, इसके अंदर आपको पता नहीं है कि कितने सब्जेक्ट सम्मिलित है, लेकिन अगर आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाक्य में इसमें इकोनॉमी भी है, समाजशास्त्र भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है, कुछ टॉपिक्स इसमें जो है नए औद्योगिक प्रकृति के भी है, और कुछ टॉपिक्स इसमें ऐसे हैं जो कि भारतीय नागरिक नगर शास्त्र से भी संबंध रखते हैं। लगभग 5-6 सब्जेक्टों का कम्युनिकेशन होता है सेकंड पेपर के अंदर। ऑप्शनल आप किसी का भी सिलेबस पढ़ के देख लेना, हर सिलेबस के अंदर यही चीजें दी जाती है। आप ज्योग्राफी पढ़ के देखना, ज्योग्राफी के सिलेबस में भी अगर आप लोग सोच रहे हैं कि उसमें कम होगा, नहीं, उसमें ज्योग्राफी की बात नहीं की जा रही है, उसमें भी ये सारे सब्जेक्ट सम्मिलित है। याद रखना, इकोनॉमी के अंदर भी ये सारे सब्जेक्ट सम्मिलित है बेटा, जिस प्रकार से आपके पॉलिटिकल साइंस में है। तो दूसरी बात कर रहे हैं अपन तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में राज्य में, यानी कि पूंजीवाद से यहाँ क्या मतलब आ गया। पूंजीवाद तो इकोनॉमी में होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ भी पूछा गया है। पूंजीवाद और समाजवाद का अर्थ के बारे में पता करना है, इसमें व्यवस्था राज्य का बदलता हुआ स्वरूप देखना है, उनकी विशेषताओं पर हमें बात करनी है, तथा उन्नति और औद्योगिक जो विकास है, विकासशील, पूरा टॉपिक इकोनॉमी से डाल दिया इसने। सेकंड वाला पॉइंट पूरा इकोनॉमी से उठाकर डाला इसने, ठीक है। लेकिन सिलेबस को समझना हमें ना, क्योंकि सिलेबस पढ़ना भी तो नहीं है, तो एग्जामिनर तो कुछ भी डाल देगा, लेकिन हमें पढ़ना है। तो दूसरा टॉपिक प्रौद्योगिक से संबंधित, इकोनॉमी से संबंधित डाल दिया इसने। समझ में आ गया सिलेबस, यही विश्लेषण करवाने का मुख्य उद्देश्य होता है बेटा। दूसरा टॉपिक आप लोग समझिए। तीसरा टॉपिक आप लिखो, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सहभागिताओं के बारे में बात कर रहा है, जिसके अंदर उन्नत उद्योग एवं विकासशील सभाओं में राजनीतिक दलों की बात कर रहा है। ये इकोनॉमी से नहीं डाला इसने, पॉलिटिकल साइंस से, वर्तमान समय की गर्मा गर्मी से इसने उठाकर डाल दिया। देखो, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की सहभागिता, राजनीतिक यानी कि वर्तमान समय में जो लोग राजनीति करते हैं उनके बारे में बता रहा है कि उन्नत औद्योगिक एवं विकासशील सभाओं में राजनीतिक दलों का क्या प्रभाव होता है, क्या उन पर दबाव होता है, क्या समूह पर दबाव होना चाहिए, या सामाजिक आंदोलन होना चाहिए। ये जो सामाजिक आंदोलन आप लोग करते हैं, सड़कों पर आप जाम लगा देते हैं, आप ज्ञापन देकर आते हैं, आप नारेबाजी करते हैं, आप पुलिस के खिलाफ हो जाते हैं, आप राजनेताओं के खिलाफ हो जाते हैं, सरकार के खिलाफ हो जाते हैं, ये जो आप ट्रेंड चला देते हैं हैशटैग वाला, है ना, ट्विटर पर, तो ये सारे क्या आपको अधिकार है, उन चीजों की बात करनी है इसमें। समझ में आया। तो सामाजिक दबाव कैसे बनाया जाता है, नेताओं पर दबाव कैसे बनता है, सरकार पर दबाव कैसे बनाया जा सकता है, प्रशासन पर कैसे दबाव बनता है, उन चीजों पर बात करनी है इसके अंदर। समझ में आ गया। चलो आगे चलो बेटा। तीसरी बात, चौथी बात क्या रखी गई है वो देखिएगा, भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण के बारे में समझना है, ज्योग्राफी का टॉपिक आ गया, समझे। चौथा टॉपिक उठाकर ज्योग्राफी से डाल दिया इसने। देखो, भूमंडलीकरण के अंदर क्या करना है, विकसित एवं विकासशील समाज की प्राप्त अनुक्रियाएं। अब आपको लग रहा होगा कि भूमंडलीकरण का मतलब हो गया कि भूमि से संबंधित, नहीं, इसने क्या दे दिया, विकसित एवं विकासशील समाज को प्राप्त अनुक्रियाएं, यानी कि विकसित और विकासशील जो समाज होता है उनके पास में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है, कौन कौन सी प्रक्रिया होती है जो कि आपको ज्योग्राफी की दृष्टि से पढ़नी है। उनके पास कृषि का आयाम भी होता है, उनके पास पशुपालन का भी होता है, ये सारी चीजें इसमें दिखनी है आपको। टॉपिक सारे वही है जो आपको पढ़ चुके हैं, बस लैंग्वेज इसकी चेंज कर दी गई है। मैं भूमंडलीकरण शब्द आते ही आपके समझ में आएगा कि भूमि से संबंधित है। शब्द क्या पूछा है इसने, भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण का मतलब क्या होता है, भूमि से आसपास की जो चीजें होती है उनसे संबंध। लेकिन आगे इसने क्या लिख दिया कि विकसित और विकासशील समाज। विकसित और विकासशील समाज, हम जानते हैं कि भारत देश में 70% जनसंख्या गांवों में निवास करती है, यानी कि उनका संबंध कृषि से है, और कृषि से अगर उनका संबंध है तो कहीं ना कहीं उनका संबंध पशुपालन से है, अगर पशुपालन से उनका संबंध है तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से उनका संबंध है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक साइकिल चक्र हो गया। तो इस साइकिल चक्र को ही समझना है, और यूपीएससी की जो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता है उसका सिलेबस को समझना ही सबसे बड़ी चतुरता की बात होती है। अगर ये आपको स्मार्ट स्टडी, जिसको आप लोग बार बार नाम सुनते हो ना, वो स्मार्ट स्टडी ये होती है कि इन चीजों को समझाए कैसे जाए। जब आपको टॉपिक की शुरुआत करूंगा उससे पहले भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखो, पांचवा टॉपिक इसने क्या बताया कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन और उपगम समझाओ। इसके अंदर आशीर्वादी, यथार्थवादी और मार्क्सवादी, प्रक्रियावादी, और इसके बाद में प्रणाली सिद्धांतों पर आपको विचार करने हैं।
टॉपिक बड़ा मजबूत है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के बारे में बताया गया है। इसमें जो विचारधाराएं बताई गई है, इस प्रकार से आदर्शवादी और यथार्थवादी, मार्क्सवादी, प्रक्रियावादी और इसी प्रकार से प्रणाली सिद्धांत। बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन पढ़ा हुआ नहीं है, क्योंकि हवाए हवाए हो रहा है दिमाग से, है ना। क्योंकि पढ़ा हुआ नहीं है तो फिर समझ में आने वाली चीज है ही नहीं। समझा देंगे अभी, चिंता मत करो। छठा टॉपिक आपका बताया गया है अंतरराष्ट्रीय संबंधों के आधारभूत संरचनाएं हैं, जिसमें देखो राष्ट्रीय हित की बात करनी है, सुरक्षा एवं शक्ति, आपके बॉर्डर के सामने जो पावर्स होते हैं, जो आपकी सेना होती है, उनके पास में किस प्रकार से वो आपकी सुरक्षा करती है, उनके पास में क्या क्या पावर्स होती है, उन चीजों का भी आपको पता रखना है भाई। इसके साथ में शक्ति का संतुलन और प्रतिरोध, यानी कि किन चीजों को हम रोक सकते हैं, कितनी शक्ति हम फैला सकते हैं, ये कितना प्रावधान दिया गया है विश्व के द्वारा, उन पर बात करनी है। राष्ट्रीयकर्ता एवं सामूहिककर्ता क्या होता है, उस पर बात करनी है। विश्व की पूंजी और अर्थव्यवस्था और भूमंडलीकरण, फिर वापस वही टॉपिक दे दिया इसने, यानी कि इसका मन इसमें नहीं बढ़ा था भूमंडलीकरण में, इसने यहाँ पर क्या कर दिया, ज्योग्राफी और इकोनॉमी को दोनों को जोड़ दिया इस टॉपिक में। क्या जोड़ा इसने, विश्व में पूंजीवादी, जबकि विश्व की बात नहीं है ना, विश्व और भारत के लिए इसने अलग यूनिट बनाई है, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए इसने क्या पूछा है, और यही सवाल आगे आपको इसमें भारत और विश्व वाली यूनिट में देखने को मिलेगा। और यही चीज आपको जो है मेंस वाला जो आपका इकोनॉमी का पेपर है उसमें आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको इसमें पढ़ाया है। मुझे पता है कि मैंने इकोनॉमी पढ़ाई है, मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई है, मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई है, मैंने हिस्ट्री भी पढ़ाई है, यहां तक कि मैंने एनवायरमेंट में पढ़ाया, मैंने प्रौद्योगिक सूचना वाला टॉपिक में मैंने आपको क्लियर करवाया है, ठीक है। और आने वाले समय में क्लियर करवाऊंगा, मैंने पढ़ा है इन चीजों को, तो मुझे पता है कि पूछ क्या रहा है। तो देखो यहाँ पर सीधा सीधा लग दिया इसने कि विश्व की पूंजीवाद, जबकि भारत की बात हो रही थी, विश्व को लाकर रोक दिया इसने, क्योंकि कंफ्यूज करना है ना, स्मार्ट स्टडी करने वाले को कंफ्यूज करना होता है, नहीं तो हर कोई सिलेबस पढ़ लेगा भाई। तो देखो अर्थव्यवस्था भूमंडलीकरण की बात कर रहा है, समझ में आ गया इनका संबंध। अब बात करो सातवें टॉपिक पर, बदलती अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था। बदलती अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था, इसके अंदर देखो क्या दिया गया है, महाशक्तियों का उदय, यानी कि कार्यनीति, विचारक, दुर्दृढ़ता, शास्त्रीकरण और होड़ एवं शीत युद्ध जो है, नाभिकीय खतरे। क्या इसमें बात बताई गई है कि विश्व के अंदर जो चीजें हम परमाणु बम जो ऊर्जाओं का जो उत्सर्जन कर रहे हैं, सेनाओं का बम विस्फोट हम कर रहे हैं, तो क्या इनसे हमें परमाणु ऊर्जाओं के स्रोत हम ढूंढ रहे हैं, तो क्या उन चीजों से हमें भूमि से खतरा है विश्व लेवल पर या नहीं है, उन पर हमें बात करनी है। कार्यनीति और विचारों पर हमें बात करनी है कि हमारे विचार, हमारी कार्यनीति कैसी होनी चाहिए ताकि हमें पृथ्वी से नुकसान ना हो। समझ में आ रही है ना, उन बातों पर बात करनी है। इसके पश्चात आठवां टॉपिक आपका है, जिसमें क्या दिया गया है, देखो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का उद्भव है। इसके अंदर देखिएगा विटेन वुड से विश्व व्यापार संगठन तक की बात कर रहा है, विटेन वुड से विश्व व्यापार संगठन तक की बात कर रहा है। समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा पारस्परिक आर्थिक सहायता पर बात कर रहा है, यानी कि CME पर बात कर रहा है। ये नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था पर बात कर रहा है, वह तृतीय विश्व युद्ध की जो मांगे हैं उन पर बात कर रहा है, और विश्व की अर्थव्यवस्था और भूमंडलीकरण को फिर इसने समझाने के लिए, फिर कंफ्यूज करने के लिए फिर इसने टॉपिक डाल दिया। अब आप लोग एक समझो, एक ही टॉपिक को इसने एक बार पूछ लिया इसने पूंजीवाद के साथ में, एक बार, यानी कि देखो सुनो, इसने देखो कितने स्मार्ट तरीके से सवाल पूछा जाता है, और एक ही टॉपिक को बार बार दोहराया जा रहा है, लेकिन अलग अलग शब्दावली के साथ में। लेकिन इसका बेनिफिट मुझे है और आपको है, क्योंकि आपने एक ही टीचर से इकोनॉमी पढ़ी है, एक ही टीचर से ज्योग्राफी पढ़ी है, एक ही टॉपिक से, एक ही टीचर से पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है। तो इसको ये थोड़ी ना पता था सिलेबस बनाने वाले को कि सारा काम एक ही व्यक्ति कर लेगा। इसको यही पता था कि अलग अलग, यानी कि टीचर पढ़ाते हैं। अब बेचारा ज्योग्राफी का टीचर जो है भूमंडलीकरण के चारों तरफ घूमता रहता, उसको इतना पढ़ाना पड़ता कि वो शायद 20-25 पेज लिखवाता। इकोनॉमी का टीचर होता तो उसको 25 पेज इसमें इकोनॉमी वाले टॉपिक में लिखवाना पड़ता, 25 टॉपिक जो है उसको किसमें लिखवाना पड़ता, राज्य व्यवस्था में लिखवाना पड़ता। लेकिन मैं इसमें से कोई भी काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक ही टॉपिक के अंदर इसको खत्म कर दूंगा सारे को, क्योंकि मुझे पता है इसने पहला चौथे के अंदर मुझसे पूछा कि भूमंडलीकरण समझाइए। भूमंडलीकरण के अंदर इसने समाज के बारे में पूछ लिया, यानी कि इकोनॉमी की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन ये एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। दूसरा टॉपिक इसने दोबारा पूछा मुझसे कि विश्व पूंजीवाद, अर्थव्यवस्था एवं भूमंडलीकरण को समझाइए, यानी कि इकोनॉमी से इसने सवाल पूछ लिया, यानी कि किसको, वही भूमंडलीकरण को जो है इकोनॉमी से जोड़ दिया, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर को इकोनॉमिक सेक्टर से जोड़ना की कोशिश कर रहा है यहाँ पर ये, ठीक है। इससे संबंधित सवाल पूछेगा। इसके पश्चात इसने 2 टॉपिक छोड़ दिया, एक टॉपिक छोड़ा इसने, फिर इसके बाद में अगले टॉपिक में इसने वापस पूछा मेरे से
छठे टॉपिक में इसने पूछा कि विश्व पूंजीवाद अर्थव्यवस्था और भूमंडलीकरण को समझाइए। आठवें टॉपिक में इसने दोबारा फिर मेरे से पूछा कि देखो आपको विश्व की जो अर्थव्यवस्था है और जो भूमंडलीकरण है उसको समझाना है। किसके आधार पर समझाना है? तृतीय विश्व युद्ध के साथ में हमें समझाना है। अब तृतीय विश्व युद्ध की मांगे क्या हो सकती है? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध तो आपने सुना है, तृतीय विश्व युद्ध के बारे में बात कर रहा है ये। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में मांग किसकी है पता है आपको? भाई साहब आने वाले समय में हमारे साथ में विश्व युद्ध कब होगा आपको पता है? यानी कि डाटा को लेकर, इंटरनेट सेवाओं को लेकर, किन चीजों को लेकर आने वाले समय में लड़ाई होगी बेटा? इंटरनेट को लेकर, ध्यान रखना। क्योंकि इंटरनेट को जो है बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी सरकारें, बहुत सारे देश जो है इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है या फिर इंटरनेट की जो दुनिया है इसके अंदर बहुत आगे जा चुके हैं, हम बहुत पीछे हैं आज भी, याद रखना। तो तृतीय विश्व युद्ध जो होने वाला है तो उनकी मांगे जो है उन पर बात करनी है। वर्तमान समय में किन चीजों की डिमांड बढ़ रही है? जिस प्रकार से आपका अभी कोविड-19 आया तो उस समय हमें किस चीज की जरूरत पड़ी? मेडिकल सेक्टर की। यूपीएससी एग्जाम में ये सवाल पहले ही पूछ लिया गया था और कई सारे यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों ने मेडिकल सेक्टर के बारे में सरकार को पहले ही चेताया था। सरकार ने बहुत काम किया था उस पर। उसके बाद में सरकार ने डॉक्टर्स की बहुत सारी वैकेंसी निकाली और जो ये डॉक्टर की डिग्रियां प्राप्त करते हैं ना वहां पर बहुत सारी सीटें भी बढ़ाई इन्होंने, लेकिन सहुलियत नहीं हो पाए। अब ये तृतीय विश्व युद्ध की बात कर रहा है तो समझ जाओ कि आपसे ये जवाब मांगना चाह रहा है कि आने वाले समय में हमारी मांगे क्या हो सकती है, विश्व अर्थव्यवस्था और भूमंडलीकरण को कैसे हम प्रभावित कर सकते हैं, कैसे इसको समझ सकते हैं। तो बेटा इसको समझने के लिए वर्तमान समय में हमारी आवश्यकता क्या है? सबसे पहली बात है हमारी एजुकेशन जो है, मैकॉलिक शिक्षा नीति जो है इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षा नीति जो है वो ठीक नहीं है हमारे लिए। क्योंकि इसमें व्यक्ति का मानसिक विकास ना होकर किस चीज का विकास होता है? मानसिक शक्ति का विकास नहीं होता है इसमें, क्योंकि इसमें मानसिक शक्ति का विकास तो होता है लेकिन रोजगार सर्जन नहीं हो पाता इस शिक्षा से। सॉरी, मानसिक विकास के साथ साथ में क्या होना चाहिए? रोजगार का सर्जन भी होना चाहिए। चाइना का एक छोटा सा बच्चा छोटी सी कंपनी बनाकर बंद कर देता है, 18 साल की उम्र तक तो वो 4-5 कंपनियां बंद कर चुका होता है खोलकर। यहाँ पर भारत के 28 साल के युवाओं को तो घर वाले पैसे देते हैं पढ़ने के लिए। तो वही बात है बेटा, हम पिछड़े हुए हैं बहुत ज्यादा। और पिछड़े हुए का कारण क्या हो सकता है तो उन पर हमें बात करनी है। तृतीय विश्व युद्ध किन चीजों को लेकर हो सकता है उन पर हमें बात करनी है। तो इंटरनेट की दुनिया पर हमें बहुत ज्यादा कब्जा हासिल करना है, इसके बारे में सरकार को चेताना है। तो इसका आंसर सरकार आपसे लेना चाहती है। अब आप लोग सोचिए आप किस क्षेत्र में बात करेंगे। एग्जाम में सवाल सेम टू सेम ऐसा ही पूछा जाता है जिसमें वर्तमान समय की हालातों को देखते हुए भविष्य में आने वाली पीढ़ी में क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए उन पर बात करने के लिए कहता है। ठीक है, चलो इसके पश्चात नवा टॉपिक समझो। तो एक यानी कि एक ही टॉपिक से इसने इकोनॉमी पूछ लिया, राजनीति पूछ लिया और यानी कि ज्योग्राफी पूछ लिया। एक ही टॉपिक का संबंध जो है मैं एक ही बार बताऊंगा, भूमंडलीकरण क्या होता है, और उसी में मैं एग्रीकल्चर सेक्टर कंप्लीट कर दूंगा, ज्योग्राफी कंप्लीट कर दूंगा, इकोनॉमी कंप्लीट कर दूंगा और भारतीय राज्य व्यवस्था भी कंप्लीट कर दूंगा एक ही टॉपिक में। तो इसको मैं चौथे टॉपिक में ही समाप्त कर दूंगा, नीचे वाले जो टॉपिक है उसको हटा दूंगा मैं। ठीक है, बहुत दिमाग से चलना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी इसमें। चलो अब इसने नवा टॉपिक पूछा बेटा कि संयुक्त राष्ट्र के बारे में बताओ। अब संयुक्त राष्ट्र के बारे में देखो इसने क्या पूछा है, वैचारिक भूमिका, वास्तविकता, जो लेखा जोखा है वर्तमान समय में उन पर बात करनी है। विशेष करती संयुक्त राष्ट्र जो अभिकरण, लक्ष्य और कार्यक्रम है उन पर बात करनी है। संयुक्त राष्ट्र सुधार की आवश्यकता हमें क्या है उन पर हमें बात करनी है, कि कौन सा देश बात नहीं मान रहा है, कौन सा देश मीटिंग छोड़कर भाग जाता है, उन पर भी हमें बात करनी है। अब बेटा इसने 10वां टॉपिक लिखा है कि विश्व में राजनीति का क्षेत्रीयकरण। विश्व में राजनीति का क्षेत्रीयकरण क्या है, ईयू के अनुसार बताना है और एशियंस के अनुसार बताना है, एपीएस के अनुसार बताना है और सार्स के अनुसार बताना है और एनएफटी के अनुसार हमें बताना है। इनके बारे में अब जब चर्चा करेंगे तब इनकी फुल फॉर्म लिखेंगे, आप चिंता मत करिए। 11वां टॉपिक इसने बताया है, जब इसको सिलेबस में कुछ नहीं मिला तो फिर इसने बाद में क्या लिखा देखो, समकालीन वैश्विक सरकोर की बात कर रहा है ये, इसके अंदर लोकतंत्र यानी कि सरकार होना चाहिए यहाँ पर। तो समकालीन वैश्विक जो सरकार है उसके अंदर देखो बेटा लोकतंत्र, मानवाधिकार, पर्यावरण, लिंग न्याय और आतंकवाद और नाभिकीय प्रसार ज्योग्राफी से संबंधित पूछ लिया, आतंकवाद वही क्षेत्रवाद विवाद से पूछ लिया, अंतरराष्ट्रीय संबंध से पूछा। उसी प्रकार से लिंग न्याय यानी कि पॉलिटिकल साइंस से पूछ लिया इसने, लिंगवाद के यानी कि महिलाओं के साथ में भेदभाव जो होता है उन चीजों को लेकर इसने पूछ लिया सवाल। जो रेप वाली कंडीशन होती है वो पूछ लिया इसने, वैवाहिक संबंध जो होता है उन पर इसने सवाल पूछ लिया। उसी प्रकार से इन्वायरमेंट, पर्यावरण इसे स्पष्ट दे दिया। मानवाधिकार यानी कि मानव की जो अधिकार है स्वाभाविक रूप से जीवित होने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है वो टॉपिक इसने क्लियर कर लिया। लोकतंत्र की बात कर रहा है कि लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, वर्तमान समय में लोकतंत्र के सामने भी हमें कैसी परिस्थिति जो गुजरना पड़ रहा है उन चीजों पर बात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है,
तो ये आपकी 11 यूनिट कंप्लीट हो गई। फर्स्ट पेपर का पहला पार्ट जो है आपका, जिसमें 11 यूनिट है, वो कंप्लीट हो गई है। अब मैं बात करूंगा भारत तथा विश्व, यानी कि सेकंड यूनिट की बात करेंगे बेटा, ठीक है। तो भारत और विश्व के अंदर जो है आपके 8 यूनिट दी गई है, 8 यूनिट को हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो 8 यूनिट के बारे में आप लोग समझिए पहले कि 8 यूनिट में क्या क्या दिया गया है। तो भारत तथा विश्व की बात करने, तुलनात्मक अध्ययन का स्पष्ट मूल्य, स्पष्ट अर्थ यहां पर निकलने वाला। वैसे पॉलिटिकल साइंस में सेकंड पेपर ने इसने स्पष्ट समझाया पहले ही कि तुलनात्मक राजनीतिक अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करना है। इसकी गलती नहीं है, क्योंकि इसने पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी तुलना करने के लिए बोला है, और राज व्यवस्था के अंदर जो तुलना करनी है वो तो करनी है। उसके साथ में इकोनॉमी में तुलना करने के लिए राज व्यवस्था और इकोनॉमी दोनों की तुलना करनी है, ज्योग्राफी की दृष्टि से भी उसकी तुलना करनी है। तो इसलिए इसने सवाल पूछा है और इसलिए इसने इस प्रकार के टॉपिक डाले, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन करना है। इसके बाद देखिए बेटा, भारत तथा विश्व के बारे में हम जानकारी प्राप्त करनी है, जिसमें देखो पहला टॉपिक इसने क्या दिया है कि भारत की विदेश नीतियों पर बात करनी है। भारत की विदेश नीतियां क्या होती है, जिसमें देखो विदेशी नीति के निर्धारक, यानी कि जो तत्व निर्धारित किए गए हैं कि हाँ आप किसी देश के साथ में कितना क्या कर सकते हैं, कितना काम कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप लोग को होते हैं, अब आपके पास में सीमाएं निर्धारित होती है कि आप जिस प्रकार से क्लासमेट होता है, क्लासमेट के साथ में आप कितनी हद तक व्यवहार, यानी किस प्रकार की बातें आप उसके साथ कर सकते हैं। जैसे आपका फ्रेंड सर्कल होता है, उसमें आप किस प्रकार की बातें शेयर कर सकते हैं। जैसे आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनके साथ आप किस प्रकार की प्रवृत्ति की बातें कर सकते हैं, किस प्रकार से आपकी सीमाएं होती है। सबकी सीमाएं होती है ना। आपके टीचर से आप किस प्रकार से बात करते हैं, क्या आप टीचर से भी आपके फ्रेंड की तरह बात करते हैं, या आपके घर वालों की तरह आप भी आपके जो फ्रेंड है उनसे भी बात करते हैं? ऐसा नहीं होता है। सबकी सीमाएं अलग अलग होती है। हर व्यक्ति के फ्रेंड सर्किल में अलग बातें करता है, वो वही बातें हैं जैसे आप लोग आम बोलचाल में बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, या फिर उसमें हंसी मजाक करते हैं, या कुछ और भी बातें हैं, चुगली करते हैं, कुछ भी जो भी है वो आपके विचार है। उसी प्रकार से सबकी क्या होती है, आप फैमिली के साथ में ऐसी बातें नहीं कर सकते, गाली गलौज नहीं कर सकते, हंसी मजाक नहीं कर सकते, क्योंकि फैमिली में क्या होता है, सीरियस उसकी सीमाएं होती है, परिवार की सीमाएं होती है। इसलिए क्या होता है बेटा, सब चीजों की सीमा होती है। तो इसलिए मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि भारतीय विदेशी नीतियों की जो सीमा है, जो निर्धारण किया गया है, उन पर हम बात करेंगे कि आप कहां तक छेड़छाड़ कर सकते हैं। आपके फ्रेंड के साथ में आप फ्लर्ट भी कर सकते हैं, आप उनके साथ में मजाक भी कर सकते हैं, आप उनकी कोई चीज छीन भी सकते हैं, लेकिन फैमिली में आप ऐसा नहीं कर सकते। आपके टीचर्स के साथ में आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी प्रकार से नीति निर्माण की संस्थाओं की बात करेंगे, निरंतरता और परिवर्तन पर बात करेंगे। दूसरा टॉपिक है जिसके अंदर देखिएगा गुट निरपेक्षता आंदोलन, भारत का योगदान पूछ रहा है इसने, इतिहास से मिला दिया इस टॉपिक को। सिलेबस को इतने शातिरता से सेट किया गया है कि गुट निरपेक्षता आंदोलन, भारत का योगदान पूछ रहा है इसमें, यानी कि विश्व लेवल की बात कर रहा है, विश्व युद्ध, प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर रहा है। लेकिन गुटबाजी जब भारत के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार था, तो गुटबाजी भारत के लोग कैसे करेंगे भाई, गुटबाजी तो अंग्रेजी करेंगे ना। लेकिन इसने क्या दिया है देखो कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के अंदर जो भारत का जो योगदान है, उसके विभिन्न चरण बताने हैं और वर्तमान समय की भूमिका भी बतानी है। वर्तमान समय में हम क्या कर रहे हैं, अब वर्तमान समय में भी हम क्या कर रहे हैं, गुट निरपेक्षता आंदोलन कर रहे हैं बेटा। गुट निरपेक्षता आंदोलन क्या है, अब देखो समझाता हूं। जिस प्रकार से क्या हुआ, अमेरिका ने और भारत ने दोनों ने मिलकर यानी कि गुट बनाया, यानी कि चीन के पीछे पड़ गए हाथ धो के। अब चीन का क्या कर दिया, व्यापार बंद करवा दिया, किससे, भारत से। क्या हुआ, ये गुट बन गया, अमेरिका और भारत के बीच में गुट बन गया, ताकि चाइना का व्यापार बंद कर दिया जाए। तो ये गुट निरपेक्षता वर्तमान समय का स्वरूप भी पूछ रहा है इसने, तो वर्तमान की भूमिका भी हमें बतानी है और जो विभिन्न चरण है वो भी हमें समझाने हैं। तीसरा टॉपिक है जिसके अंदर बताया इसने कि भारत और दक्षिणी एशिया, भारत और दक्षिणी एशिया में क्या अंतर है या फिर क्या समानता है, उन पर बात करनी है। तो देखो इसके अंदर पहला दिया गया है इसने, जिस प्रकार से क्षेत्रीय सहयोग यानी कि सार्क, इस प्रकार से SAARC, इसके बारे में हमें ऊपर भी चर्चा करनी है, क्षेत्रीय जनजातियों की बात कर रहा है। तो पिछला निष्पादन एवं भावी प्रत्याशियां के बारे में हमें बात करनी है। दूसरा टॉपिक इसने बताया कि दक्षिणी एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में हमें जानकारी देनी है। भारत के पूर्व अभिमुख नीति पर हमें बात करनी है। चौथा आपका जो है इसमें दिया है कि क्षेत्रीय सहयोग बाधाएं, जिसे नदी के जो जल विवाद होते हैं उन पर हमें बात करनी है। अवधि सीमाओं पर फल उत्पादन बात करनी है। निर्जातीय धुंध तथा उपवल्यों पर तथा सीमा विवाद पर हमें बात करनी है। इसके पश्चात आपका चौथा टॉपिक दिया गया है और चौथे टॉपिक के अंदर आपका लिखा गया है कि भारतीय एवं वैश्विक दक्षिणी, भारत एवं वैश्विक दक्षिण पर बात करनी है। अब ये क्या है, इस पर बात करते हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि अफ्रीका एवं लातिन अमेरिका के संबंध क्या है। अफ्रीका और लातिन अमेरिका जो है, लातिन अमेरिका जिसको आप कहते हैं, लिटिन नहीं है, लिटिन है, यानी कि जो अमेरिका है
उसकी बात कर रहा है यूएस की। तो यूएस का और अफ्रीका का जो साथ का जो संबंध है उसको हमें बताना है। इसके बाद में एनआईओ तथा डब्ल्यूटीओ जो है यानी कि विश्व व्यापार संगठन है, उसकी वार्ता के लिए आवश्यक नेतृत्व की जो भूमिकाएं होनी चाहिए उन पर बात करेंगे। ठीक है, चौथा टॉपिक आपका क्लियर हो गया। पांचवा टॉपिक इसने विश्व स्तर पर पूछा है, जो बताया है कि भारत एवं वैश्विक शक्ति केंद्र, भारतीय यानी कि भारत एवं वैश्विक शक्ति जो केंद्र है उसके अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोप संघ, ठीक है, तथा जापान और चीन और रूस, यानी कि इन सबकी भूमिकाएं हमें बतानी है। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में बताना है, यूरोप संघ के बारे में हमें बताना है, जापान, चीन और रूस का जो भूमिकाएं हैं उनको भी हमें बतानी है। तो इनको भी हमें पढ़ना है, यानी कि बहुत बड़ा क्षेत्र का विस्तार है मान के चलो। इसके पश्चात देखो छठा टॉपिक आपका दिया गया है जिसमें भारतीय एवं राष्ट्रीय प्रणाली के बारे में बात करनी है। भारतीय और राष्ट्रीय प्रणाली क्या है उसको समझते हैं। तो भारतीय और राष्ट्रीय प्रणाली के अंदर देखिएगा संयुक्त राष्ट्र शांति अनुरक्षण की भूमिका है, यानी कि शांति बनाए रखें, क्योंकि हम मानव है तो स्वाभाविक रूप से शांत रहे सब लोग। इसकी बात करने के लिए कहा है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की मांग करी गई है कि जो सदस्यता बैठती है, ठीक है, तो उन पर भी बात करनी है। इसके पश्चात सातवां टॉपिक आपका है जिसके अंदर भारतीय एवं नाभिकीय प्रश्न उन पर बात करनी है। बदलते प्रत्यक्षोपण की नीतियों पर बात करनी है। आठवां टॉपिक यानी कि लास्ट टॉपिक बताया गया है जिसके अंदर बताया है कि भारतीय विदेशी नीतियों का हाल ही का विकास, भारतीय विदेश नीति का हाल ही का जो विकास है, जिस प्रकार से अफगानिस्तान में हाल ही के संकट से भारत की स्थिति, वर्तमान समय में अफगानिस्तान से हाल ही की जो वर्तमान समय की जो स्थिति है, जो संकट है, वो किस प्रकार का रहा है। इराक और पश्चिमी एशिया के साथ में हमारा संबंध कैसा है उसके बारे में बताना है। यूएस एवं इजराइल के साथ में बढ़ते हुए जो संबंध हमारे हैं, जिस प्रकार से इजराइल ने हमें अभी ऑक्सीजन की मात्रा यानी कि ऑक्सीजन दी है ना, हमें को भारतवासियों को ऑक्सीजन दी, ठीक है, तो उसी प्रकार के संबंध बताने हैं। जिस प्रकार से हमने अफगानिस्तान को जो है मदद की है कि हमने वैक्सीन भी दी है, डोज भी दी है उनको, और भी बहुत सारी सहायताएं हम करते हैं, वित्तीय सहायता भी हमने की है। तो उन चीजों पर हमें बात करनी है, उन चीजों का हमें पता होना चाहिए। तथा नई विश्व व्यवस्था की नीतियां, नई विश्व व्यवस्था की नीतियों के बारे में भी हमें ध्यान रखना है कि विश्व की जो व्यवस्था की जो नीतियां हैं, जिनकी दृष्टि है, वो किस प्रकार से बनाई जाती है। तो बेटा ये था आपका प्रश्न पत्र फर्स्ट और सेकंड। तो इसी प्रकार से आपकी एक एक डेढ़ घंटे की क्लासें होने वाली है। आज की क्लास फिर भी छोटी है, आने वाली क्लास और भी बड़ी होगी, क्योंकि मेरा टारगेट यही रहेगा एक टॉपिक को या तो मैं 50% पढ़ा दूं या फिर मैं उसको 100% कर दूंगा, ठीक है। लेकिन 2 पार्ट से ज्यादा मैं एक टॉपिक के नहीं करूंगा, क्योंकि ये मुझे तय करके चलना है। और साथ ही में आप लोगों को अगर कोई दिक्कत है और पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस मेरे द्वारा समझाए गए तरीके से अगर आपको आसान लगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको कोई दिक्कत है अभी भी तो भी आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का बेच को लेकर आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं करनी है, केवल आपको जीएस और सीसेट वाले का ध्यान रखना है, उसमें आपको कुछ भी करना है जो उसमें करना है। ऑप्शनल की जिम्मेदारी मेरी हो गई है, उसको मैं संभाल लूंगा, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग मुझे अनुमति दीजिए, काफी समय हो चुका है और काफी समय से हम आप लोगों से बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अब जो है रेस्ट भी कर लेना चाहिए। फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आई होप आप सभी समझ पाए होंगे इन सब बातों को, और समझ पाए तो आप कमेंट करके बताइए। अगर इसमें कोई त्रुटि कोई कमी रह गई है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए ताकि उसको मैं ऐड कर सके, ठीक है। तो चलिए अगली क्लास में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। मिलता हूँ अगली क्लास में। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।